गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ठीक हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं हमारा जीएसटी, उसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से पहले आप अपनी बुक में एक टेबल बना लीजिए। बुक में कौन से पेज पे बनाए? देखो इस पेज पे स्पेस है क्या चैप्टर नंबर 1 से ठीक पहले? अगर इस पेज पे स्पेस बचा हुआ है तो यहाँ बना लीजिए, नहीं बचा हुआ तो इससे ऊपर यहाँ बना लीजिए, यहाँ जगह होगी। आपको लिखना है। पास होने के 4 तरीके हैं बेटा, 4 काम करने पड़ते हैं पास होने के लिए। तो पहला काम है सबसे पहले आपको क्लास को अटेंटिव सुनना है। अटेंटिव रह के आपकी क्लास में अटेंशन होनी चाहिए। अटेंटिव इन क्लास। क्लास में आपको बेटा अटेंटिव रहना है, ध्यान से आपको सुनना है। मैं हर एक बच्चे को ऑब्जर्व करूंगा कि वो क्लास में ध्यान से सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तभी मैं आपकी बुक में ये बनवा रहा हूं, ताकि अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि भाई ये ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं उसकी बुक में मार्क कर दूंगा कि भाई ये ध्यान नहीं दे रहा है। उसकी बुक में ही जाकर ऐसा क्यों मार्क कर दूंगा? क्योंकि जब आप अपना अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जब हमारा जीएसटी खत्म होगा, तो मैं बता दूंगा मैनेजमेंट को, विवेक सर को बता दूंगा कि सर ये देखो ये बच्चे हैं जो अपना मेरे सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाएंगे, सॉरी टू से, बट वो टैक्स में पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनका क्लास में ध्यान ही नहीं रहता था, या तो क्लास में मोबाइल चलाते थे या फिर क्या कहते हैं क्लास में बातें करते थे, ध्यान से सुनते नहीं थे। दूसरा जो काम है वो आपका है बेटा होमवर्क करना। होमवर्क करना, रोज का काम रोज करना, ये आपका जो है काम रहेगा। इकोनॉमिक्स में मानता हूं आप लोगों ने नहीं किया, काफी बच्चों ने किया भी सही, काफी ने नहीं किया, बट अपने टैक्स में आपको डेली का काम डेली करना पड़ेगा। मैं अक्सर आपकी नोटबुक्स वगैरह चेक करता रहूंगा। और जो सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है जैसे जीएसटी, इसमें शुरू के काफी सारे चैप्टर थ्योरेटिकल हैं, तो इसमें होमवर्क क्या होगा? इसमें होमवर्क ये होगा कि जो मैंने आज पढ़ाऊंगा वो आपको घर से पढ़ के आना है, उसको याद करके आना है। नेक्स्ट डे मैं रैंडमली कुछ बच्चों से जो है सुन के देख सकता हूं कि भाई बताओ मेरे को कि आप ये घर से याद करके आयोगे, तो इसके बारे में बताओ। तो होमवर्क आपको डेली करके आना है। मैं होमवर्क चेक करूंगा, और या तो होमवर्क चेक करूंगा या फिर मैं सुन के भी देख सकता हूं। तो होमवर्क आपका जो है चेक किया जाएगा, या तो कॉपी चेक की जाएगी या फिर मैं सुनकर भी देख सकता हूं। तो इसलिए आपको वो भी जो है काम आना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो फिर का आपका काम रहेगा कि भाई घर होमवर्क करना है, उसके बाद टेस्ट की तैयारी करनी है। बढ़िया, आपके जो टेस्ट होंगे, जो क्लास टेस्ट होंगे, जो टेस्ट होंगे आपके क्लास टेस्ट, उनमें आपको बहुत बढ़िया तैयारी करके आनी है और टेस्ट बढ़िया देने हैं। हमारे यहाँ पर टेस्ट कैसे होते हैं बेटा? जैसे आपके 2 चैप्टर खत्म हो जाएं, 3 चैप्टर खत्म हो जाएं, तो हम उसके जो है फिर एक टेस्ट बनाते हैं और आपसे टेस्ट लेते हैं। तो वो आपको टेस्ट भी जो है बढ़िया परफॉर्म करना है टेस्ट के अंदर। और मेरा क्राइटेरिया ये रहेगा कि 60% मार्क्स लेकर आने हैं टेस्ट में, क्योंकि कल मैंने आपको समझाया था कि हमारा टारगेट है कि 60% आपको मार्क्स लेने हैं आईसीएई के अंदर भी। बट ये 60% टारगेट जो है सिर्फ उन बच्चों का है जिनको सिर्फ टैक्स में पास होना है। जिनको ज्यादा अच्छे नंबर लेने हैं, रैंक लाना है, 70% 80% लेने हैं, उनका टारगेट तो 80% ना मार्क्स है, 90% मार्क्स है। ये तो सिर्फ 60% ये है कि मिनिमम इससे नीचे कोई बच्चा ना हो। अगर इससे कोई नीचे बच्चा होगा तो मैं अपना लिस्ट जो है वो दे दूंगा सर को कि भाई देखो ये बच्चे हैं ना, तो ये क्लास में सुनते हैं ध्यान से, ना होमवर्क करते हैं और ना टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं। तो ये वाली बात है बेटा। इसके अलावा जो है अपना अगली जो बात आती है वो आती है कि 4th नंबर पे वो ये है बेटा कि क्लास में आपको क्या करना है। क्लास में आपको डाउट्स वगैरह भी लेने हैं। जो बच्चा ऐसे पूछेगा नहीं, बात नहीं करेगा, तो फिर मेरे को लग जाएगा कि यार ये बच्चा तो भाई पढ़ता नहीं है। तो इसीलिए क्लास में जो भी आपको डाउट वगैरह आते हैं वो भी लेने हैं। तो अगर आप ये सारे तरीके से कर लेते हो काम, तो डेफिनेटली जो है वो आप पास हो जाओगे। कोई आपको फेल कर नहीं सकता, आपका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब सीधा हम आ जाते हैं अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। आप बुक का पेज नंबर 1 है 1.1, इस पे आ जाइए। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, आप बुक का पेज खोल लीजिए।
अब मैं आपको बताऊं कि भाई सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया में टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, किसी भी कंट्री में टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं। आप अपना माइक लेकर बातचीत कर सकते हैं, मेरे से अपना डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्या है कि अगर आप डिस्कस करोगे ना, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप खुद ही बताओगे ये सारी चीजें तो आपको भी रटना नहीं पड़ेगा। तो जो हमारे इजी कॉन्सेप्ट है वो मैं ऐसे ही कराता हूं कि पहले बच्चों से डिस्कस कर लिया, आप ही बता दो कि टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, क्या रीजन होता है टैक्स लगाने का। हाँ जी बेटा, कोई बताएगा? सर गवर्नमेंट अपनी अर्निंग के लिए करती है। हाँ, अर्निंग के लिए करती है। तो गवर्नमेंट को क्यों कमाना होता है? सर हाँ सर जी, पब्लिक वेलफेयर के लिए। हाँ जी, सर पब्लिक वेलफेयर हाँ, पब्लिक की भलाई के लिए। पब्लिक की भलाई का मतलब कि हमारे देश, आप जानते हो कि हमारा देश जो है वो एक गरीब कंट्री में से आता है, डेवलपिंग कंट्री में से आता है। आपको पता है आज से 10 साल पहले तक इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है, पर कैपिटा जीडीपी का मतलब होता है एक इंसान कितना कमाता है, वो इंडिया की बहुत ही कम थी। वो डब्ल्यू जो हमारा WHO है, यूनाइटेड नेशन है, उनके हिसाब से हम गरीब कंट्री में आते थे। हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी थी वो $2000 के आसपास थी, यानी कि उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1,80,000 1,90,000 के आसपास थी। मतलब एवरेज एक इस देश के अंदर बंदा जो कमाता है वो 1,80,000 1,90,000 रुपए कमाता है, जो कि बहुत ही कम है। और वहीं अगर हम बात करें अभी रिसेंट की 2025-26 के आंकड़ों के हिसाब से ये लगभग डबल हो गई है। लगभग जो है इंडिया की अब एवरेज पर कैपिटा इनकम $4,000 के आसपास पहुंचने वाली है। तो $4,000 के आसपास पहुंचने वाली है, मतलब यहाँ का बंदा 3-4 लाख रुपए कमाने लगा है एक साल के। तो ठीक है, बट अभी भी उस स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। दुबई के बंदों की बात करें ना, दुबई में एवरेज इनकम उनकी कम से कम 40-50 लाख 60 लाख रुपए एक साल की है। एवरेज इनकम बता रहा हूं मैं, अमीरों की नहीं बता रहा, एवरेज इनकम यहां पे 4 लाख है। तो मतलब वहां से यहां के लोग देखो कितने गरीब हैं, तभी तो इंडिया को ऐसे बोलते हैं कि भाई गरीब कंट्री है। सिंगापुर में भी सेम है, वहां पर भी 70-80 लाख रुपए का एवरेज जो है बंदा वहां पर कमा रहा है। सिमिलरली अमेरिका होगा, जापान होगा, हर कंट्री जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां के लोगों की एवरेज इनकम इंडिया से काफी ज्यादा है। और वहीं इंडियंस की एवरेज इनकम जो है वो $4,000 के आसपास है। चाइना भी हमसे आगे जा चुका है, चाइना की भी जो है हमारे से डबल के आसपास ही होगी। तो मतलब कहने का ये है कि हमारी कंट्री थोड़ी सी गरीब कंट्री है। तो इस केस में क्या होता है, हमारे जो सरकार होती है ना, सरकार को यहाँ के लोगों की भलाई के लिए उनको ताकि रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे तो उनको काफी सब्सिडी देनी पड़ती है, उनको सपोर्ट देनी पड़ती है। इसीलिए गवर्नमेंट को पैसा भी चाहिए होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट को यहाँ पर रोड कितने खराब थे, एयरपोर्ट्स नहीं थे, वो सब गवर्नमेंट बना रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट की इनकम का जो अपना क्या सोर्स होता है वो एक ही होता है, वो क्या होता है? टैक्सेस। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, टैक्सेस लगाती है ताकि गवर्नमेंट को कमाई हो सके। अब देखो जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना, राहुल गांधी आ जाता है, अरे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। भाई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी तो फिर क्या कहते हैं, अपना ये सारा रेलवे बनाना है, रोड बनाने हैं, कैसे करेगी? तो ये काम करने के लिए टैक्सेस तो लगाना जरूरी है ना। इसके अलावा अब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी तो फिर जो गरीबों को अपन राशन बांटते हैं या उनकी बिजली फ्री करते हैं, उनके लिए उनको पेंशन देते हैं बूढ़ों को, वो कहां से देगी गवर्नमेंट? क्या कर्जा उठाकर देगी? आपको पता है हमारे देश के ऊपर कितना कर्जा है? जीडीपी का 56% एक साल में हमारी जीडीपी पता है कितनी है? हमारी जीडीपी है लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास। ठीक है, अब $4 ट्रिलियन के आसपास की जीडीपी है और उसका 56% हमारे ऊपर कर्जा है। अब निर्मला जी ने इस बजट में बोला है कि कर्जा धीरे धीरे हम कम करेंगे और इसको जो है 50% ऑफ जीडीपी तक लेकर जाएंगे आने वाले 5-7 सालों के अंदर। तो कर्जा जो है ज्यादा होने से क्या होता है, हमारे देश में बदनामी होती है, पाकिस्तान वाला हाल हो जाता है या श्रीलंका वाला हाल हो जाता है। पाकिस्तान का क्या हाल है? वहां पर यह है कि 15-20 दिन का अगर उनको कमाई बंद हो जाए तो उनके पास पैसे नहीं है, भीख मांगनी पड़ती है उनको अमेरिका में जाके, अमेरिका से भीख मांगनी पड़ती है, यूनाइटेड नेशन से भीख मांगनी पड़ती है कि हमारे को कर्जा दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये हाल होता है पाकिस्तान का। ये अगर हम बात करें श्रीलंका का 2 साल पहले जो हाल था, उनके पास पेट्रोल डीजल खरीदने के पैसे नहीं थे, क्रूड ऑयल खरीदने के पैसे नहीं थे। उनके वहां पर पेट्रोल पंप पे 15-15 किलो अपना 100 बंदों की लाइन लगती थी। आप अफ्रीका के कंट्रीज के वो देखना, कभी व्लॉग देखना, तो अफ्रीकन कंट्रीज में भी यही हाल है कि वहां पर पेट्रोल जो है ब्लैक में मिलता है। 100 रुपए लीटर की चीज 200-500 रुपए लीटर मिलती है, पेट्रोल होता ही नहीं है, पेट्रोल पंप पे होता ही नहीं है, दुकानों पे शीशियों में रख के बैठे होते हैं और वहां पर आप पेट्रोल डलवा लेने जाओगे तो काफी महंगा आपको देते हैं। ये ऐसा हाल क्यों है? क्योंकि उन कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, गरीब कंट्रीज हैं, कमाई नहीं है वहां पर, तो इसीलिए ये हाल है। तो हमारे इंडिया का हाल ऐसा ना हो,
इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि गवर्नमेंट की कमाई बढ़े, टैक्सेस बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट खर्चा थोड़ा कम करे, ताकि जो है हमारा डेट ना बढ़ जाए। हमारा कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आगे और कोई कर्जा देगा भी नहीं, और फिर जो है क्या कहते हैं, अपना इंडिया का वो हाल हो सकता है जो बाकी गरीब कंट्रीज का है, अफ्रीकन कंट्रीज का है, या फिर पाकिस्तान या अपना श्रीलंका का है। तो इसीलिए हमारे देश को जरूरी है कि थोड़ा वो टैक्स लगाया जाए ताकि गवर्नमेंट खर्चा कर सके। देखो क्या लिखा रखा है कि भाई इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब कि यहाँ पर गरीब कंट्री है तो लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ता है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की कि जो भी डेवलपमेंट करने के लिए हमारे को चीज नीड्स चाहिए, या जो भी हमारे को पब्लिक का खर्चा करना है, तो उसके लिए पैसे कहाँ से लेकर आए, तो उसके लिए जो है हम पैसे लेकर आते हैं टैक्सेस से। क्योंकि इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। हमारे पास कोई तेल के कुएं तो है नहीं दुबई की तरह कि भाई तेल के कुएं हैं, तेल में निकालेंगे और बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। इंडिया के पास ऐसा तो कुछ है नहीं। या चाइना की तरह इंडिया के पास मिनरल्स तो है नहीं। चाइना के पास तो बहुत मिनरल्स हैं, वो धरती से एक्सट्रैक्ट करता है और आगे सेल करता है। तो ये सब तो है नहीं। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट के केस में हमारे को क्या करना पड़ता है, हमारे को टैक्सेस जो है लगाने पड़ते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो कहां से आता है, टैक्सेस से ही आता है। तो पहला जवाब आपने बिल्कुल ठीक दिया। इसके बाद अगली बात पे आते हैं, वो ये है बेटा कि हाँ, टैक्सेस ही वो तरीका है जिससे हम गवर्नमेंट कमाई करती है। तो अब टैक्स की डेफिनेशन क्या है, टैक्स होता क्या है, ठीक है, टैक्स का क्या डेफिनेशन है, कोई बताना चाहेगा भाई टैक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज टैक्स? एनीवन? चलो जी, नहीं बताते तो मैं ही बताता हूं बेटा। कोई भी कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, वो टैक्स होता है। क्या मतलब? यहां से आप बाहर निकलोगे ना, मैं आपको बोलता हूं कि यहां से बाहर जाओगे ना 10 रुपए दे के जाना पड़ेगा, टैक्स है, निखिल टैक्स। मेरी क्लास से बाहर निकलते ही 10 रुपए देने पड़ते हैं, निखिल टैक्स। तो क्या मैं ये टैक्स लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, क्योंकि इसको अगर मैं ऐसा बोलता हूं ना, ये हफ्ता वसूली होगी, फिर ये गुंडागर्दी होगी। ये टैक्स नहीं है, ये गुंडागर्दी है। आप अगर जाओगे ना अरुणाचल प्रदेश वाली साइड या फिर वहां पर नागालैंड वाली साइड, वहां ऐसी गुंडागर्दी चलती है। वहां पर ना रोड के बीच में ही ऐसे कोई हाथ करके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से जाने का टैक्स है। वो गवर्नमेंट के बंदे नहीं होते, वो माफिया वाले लोग होते हैं। वो उनका अंडरवर्ल्ड का एरिया, वो ऐसे ही पैसे इकट्ठा करते हैं। तो वो हफ्ता वसूली है, वो इलीगल है, वो टैक्स नहीं है, उसको अपन टैक्स नहीं कह सकते। क्योंकि टैक्स क्या होता है, टैक्स होता है बाय द गवर्नमेंट, कि जो पैसा हमसे कौन कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट, वही टैक्स है। कोई मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं, मैं बोलूं कि भाई यहां से जाओगे तो 10 रुपए दे के जाना पड़ेगा, ये टैक्स नहीं होगा, ये हफ्ता वसूली होगी, इलीगल है, आप मेरे को जेल करवा सकते हो। तो टैक्स का मतलब है जब गवर्नमेंट आपसे पैसा वसूल करती है। दूसरी बात, टैक्स के अंदर एक वर्ड और है, वो है कंपल्सरी एक्सटोर्शन। मतलब गवर्नमेंट आपसे पैसा कंपल्सरी लेती है, वॉलंटरी नहीं लेती। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से। क्या हम टैक्स अपनी मर्जी से देते हैं? क्या गवर्नमेंट गुरुद्वारा खोल के बैठी है कि जाओ 10 रुपए दो दान? तो गवर्नमेंट जो है अपना गुरुद्वारा खोल के नहीं बैठी। गवर्नमेंट जो है टैक्स आपसे क्या लेती है, कंपल्सरी। तो टैक्स कंपल्सरी होता है या वॉलंटरी होता है? कंपल्सरी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, टैक्स। दो बातें हैं, एक तो कंपल्सरी है और दूसरा टैक्स कौन चार्ज करता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। मैं आपसे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास पावर नहीं है। पावर आती कहां से है? पावर आती है हमारे संविधान से। हमारा जो देश है, वो देश जो है क्या कहते हैं, किसके बेस पे चल रहा है? अभी 26 जनवरी गया, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, बताओ कोई? 26 देखो रिपब्लिक डे तो होता है, क्यों मनाते हैं, ऐसा क्या हुआ था 26 को? हाँ बोलो बेटा, माइक आप ले रहे हो, बताओ। चल मैं ही बताता हूँ, कोई नहीं बता रहा है। हाँ तू बता रही है, हाँ बता बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस दिन। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा क्या है? संविधान है, मतलब उसके अंदर बेसिक रूल्स है जो एक देश को हाँ चलाने के लिए। वेरी गुड, देश को चलाने के रूल्स हैं। क्योंकि अगर एक कुछ ना कुछ तो बेस होना चाहिए ना, कि हमारा देश चल रहा है, इतनी बड़ी कंट्री है। जैसे आपको पता है चाइना जो है उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं है, उसमें जो है डेमोक्रेसी नहीं है। उनका एक ही प्रेसिडेंट है पिछले 25-30 सालों से, शी जिनपिंग, ठीक है। वो बंदा जो है जो चाहेगा वो होगा। वो बंदा चाहेगा कि भाई ये यहां पे रोड बनेगा तो बनेगा, कोई मना नहीं कर सकते। हमारे इंडिया में क्या होता है, यहां बोल दो ना रोड बनेगा, 4 बंदे धरने पे बैठ जाते हैं, बना के दिखाओ रोड।
डेमोक्रेसी है। हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया, अपना एक्ट बना दिया किसानों के ऊपर, हमारे किसान आ गए दिल्ली के अंदर, बना के दिखाओ एक्ट, हम देखते हैं कैसे बनाओगे। ये डेमोक्रेसी होती है। चाइना में ऐसा नहीं होता। जितनी भी अपना वो जैसे हिटलर टाइप की कंट्रीज होती हैं जहां पर एक बंदा गवर्न करता है, जैसे आप दुबई देखोगे, दुबई में भी एक जो भी उनके क्राउन प्रिंस हैं वही गवर्न करते हैं, वही चलाते हैं। ऐसी ओमान वैसी कंट्री है, वहां पर भी। यहाँ इधर इसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ये है कि वहां पर ना रूल्स ब्रेक नहीं होते, क्योंकि वहां पर रिश्वत तो होगी नहीं, क्योंकि एक बंदा चला रहा है, वो रिश्वत थोड़ी ना खाएगा, वो तो सारे देश का मालिक है, सब कुछ उसके हिसाब से चलेगा, तो वहां रिश्वत नहीं होती। यहां रिश्वत होती है, क्योंकि यहां एक बंदा नहीं चला रहा, यहां इसके एक बंदे के नीचे, मोदी के नीचे इतने सारे 500-600 एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो सारे के सारे जो है रिश्वत खाते हैं, पुलिस भी रिश्वत खाती है, मिलके खाते हैं। ये समस्या है। वहां पर जो है क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर वोट का राज नहीं है, वहां पर जनता को ऐसे फ्रीबीज नहीं दी जाती कि तुम्हारा राशन फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, क्योंकि उसको वोट का लालच ही नहीं है। ये फ्रीबीज क्यों दी जाती है हमारे देश के अंदर? क्योंकि सरकार को क्या होता है, वोट का लालच, कि अगली बार फिर बनना है 5 साल बाद। शी जिनपिंग को तो फिक्स है कि भाई मैं ही रहूंगा, तो वो वोट का लालच तो है ही नहीं उसको, तो क्यों देगा वो फ्रीबीज? कि तुम्हारे लिए बस में ट्रेवल फ्री कर दिया, चलो तुम्हारे लिए जो है क्या कहते हैं मेट्रो फ्री कर दी, तुम्हारी बिजली फ्री कर दी, तुम्हारा पानी फ्री कर दिया, क्यों करेगा? वो करेगा ही नहीं। तो ये जो फ्री के लालच दिए जाते हैं, पेंशन बढ़ा दीजिए, बुजुर्ग कहते हैं हमारे यहाँ के इंडिया के, कि जो पेंशन हमारी 5,000 करेगा, 6,000 करेगा, हम तो उसको वोट देंगे, चाहे वो क्या कहते हैं अपना देश को लूट जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे को पेंशन जो देगा हम तो उसको वोट देंगे, हमारा बिजली जो फ्री करेगा हम तो उसको वोट देंगे, सिलेंडर जो सस्ता करेगा हम तो उसको वोट देंगे, चाहे वो पैसा अपना कर्जा चढ़ा दे देश के ऊपर, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये देश जो है वो चलता है वोट के हिसाब से, इसलिए पॉलिटिशियन वो काम करते हैं जिससे उनको क्या मिले, वोट मिले। वो देश की भलाई नहीं सोचते कि भाई हमारा कर्जा कम करें और हम जो है क्या कहते हैं देश के अंदर सड़कें नहीं बनाए, एयरपोर्ट नहीं बनाए, हम देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। वो नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि भाई ये मूर्ख लोग जो हैं ये वोट कैसे देंगे, ये वोट देंगे, इनको पैसे बांट दो, इनके अकाउंटों में डाल दो 10,000 रुपए, वोट आ जाएंगे। तो ये सोचते हैं, इसीलिए पॉलिटिशियन जो है ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं। अगर हम बात करेंगे जैसी जो अपना कंट्रीज हैं जहां पर एक बंदे का शासन होता है, जैसे प्रेसिडेंट जहां पर शी जिनपिंग है, या फिर अगर हम बात करें जैसे ओमान, या मैं अपना इसकी बात कर रहा था आपको दुबई की, यहां पर रूल स्ट्रिक्ट मिलेंगे, ना तो कोई रिश्वत चलेगी और ना ही क्या कहते हैं वहां पर इस तरह से मुफ्त की चीजें दी जाएंगी। तभी जो है वो क्या होता है, तभी वहां पर एक तरह से आप देखोगे क्राइम रेट 0 होता है, क्योंकि वहां पर किसी को रिश्वत नहीं चलती है। यहाँ कोई पुलिस वाला आपको पकड़ेगा रिश्वत चल जाएगी, वहां रिश्वत नहीं चलती है, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं कि मामा मेरे विधायक है उसका फोन करा दूंगा। यहाँ विधायक होते नहीं है वहां पे, तो किसका फोन कराओगे? ये समस्या है। तो इसीलिए अब डेमोक्रेसी के अपने फायदे भी हैं भाई, हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपने बोल सकते हैं, चाइना में कोई फ्रीली बोल नहीं सकता। यहाँ लाइट हिली जाए उसी टाइम मोदी को अपन गाली दे सकते हैं, चाइना में दे नहीं सकते गाली, क्योंकि चाइना के अंदर जो है हर चीज कंट्रोल की जा रही है। इवन पब्लिक जगह, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, और चाइना की गवर्नमेंट हर चीज ट्रेस कर रही है, हर चीज देख रही है। इवन सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, उसी को जो है बंदे को उठा लिया जाएगा या उसके चैनल को बैन कर दिया जाएगा। चाइना में इतनी ज्यादा जो है स्ट्रिक्टनेस है इन चीजों को लेकर, सारी एप्स बैन है, यूट्यूब बैन है, इंस्टाग्राम बैन है, सब बैन है। उनकी खुद की एप्स हैं वो चलती हैं बस। वो बैन क्यों कर रखी हैं बाहर की एप्स? ताकि उनकी जनता गलत कंटेंट ना देख ले, चाइना के बारे में कुछ गलत ना देख ले। उनकी जनता को बस वही दिखाया जाता है जो क्या कहते हैं उनके देश की भलाई के लिए हो। इसीलिए वहां के जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी अपना कंटेंट बनाते हैं, वो सारे गवर्न किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है कि ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना, इस तरीके से। तो ये नुकसान होता है वहां पर ऐसे रहने के लिए। अब मैं ओमान गया था, मेरा दोस्त रहता था वो मस्कट में, वो इंडिया से ही मेरे साथ अपना पला बड़ा है, हम साथ क्रिकेट खेले हैं बचपन से। तो उससे मैंने बात की, 2 घंटे बात की। मैंने कहा भाई मेरे को बता ओमान में रहने का क्या फायदा है, यहाँ पर जो है इंडिया में रहने का क्या फायदा है? कहता है इंडिया में देख क्या होता था, ओमान के तो मैंने आपको बता दिए फायदे, बाहर क्राइम नहीं है वगैरह वगैरह। इंडिया के ये फायदे हैं भाई, फ्रीडम है। यहां पर क्या कहते हैं, साइड में, रोड के साइड में मन कर गया ठेके पे जाने का, तो गाड़ी लगाई, ठेके पे दारू ली, अपना बैठ के पी रहे हो। वहां पे वैसे नहीं पी सकते ओमान के अंदर। पहली बात तो ठेके ही नहीं मिलेंगे आपको हाईवेज के ऊपर। दूसरी बात जो है आप ऐसे
गाड़ी के अंदर ड्रिंक भी नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, घर जाके आप पी सकते हो, यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे पी नहीं सकते। सिंगापुर में भी सेम यही हाल था कि आप ऐसे खुलेआम अपना दारू नहीं पी, यहाँ तो बेवड़े घूमते रहते, ठीक है, तो वो वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है। आप गवर्नमेंट के खिलाफ फ्रीली बोल नहीं सकते। यहाँ चौक पे खड़े होकर मोदी हाय हाय के नारे लगा देते हैं, वहां से बोल के दिखाओ आपको। तो मतलब आपको यहां पर रहने का फायदा भी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और नुकसान ये है कि भाई क्राइम बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है, ये सब चीजें हैं। तो ये वाली बात है बेटा। तो इसीलिए टैक्स जो है वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट लगाती है, बट क्यों लगाती है वो सारे मैंने आपको बता दिया। तो देखो क्या लिख रखा है, इट इज अ पेक्यूनरी बर्डन। पेक्यूनरी का मतलब देखो, जो मैं आपको हाईलाइट नहीं करा रहा ना, अच्छा ये बता देता हूं मैं आपको क्या क्या लेकर आना है, पेन पेंसिल क्या लेकर आना है। देखो नोटबुक अभी जरूरत नहीं पड़ेगी नोटबुक की, कल मैंने बोला जरूर था कि एक नोटबुक लगा लेना, तो अब लगा लेना एक जीएसटी की नोटबुक। उसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को चैप्टर नंबर आई थिंक 5वां 6वां चैप्टर आएगा जहां से प्रैक्टिकल शुरू होंगे, वहां जरूरत पड़ेगी। अभी तो क्या कहते हैं अपने को थ्योरेटिकल काम करना है, तो थ्योरी के लिए नोटबुक की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अपने को एक तो बुक लेकर आनी है, जो हमारी गीता है वो बुक लानी है। दूसरा अपने को क्या लेकर आना है, एक पेन लेकर आना है, किसी भी कलर का ला सकते हो, ब्लू ब्लैक जो भी आपको ठीक लगे। तीसरा जो है क्या, वैसे ब्लू लाओगे ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि हमारी बुक सारी ब्लैक है, इसमें ब्लैक पेन चलाओगे तो मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, तो इसलिए अलग कलर लाओगे, ब्लू हो या रेड हो या ग्रीन हो, वो आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो एक पेन लाना है, एक हाईलाइटर लाना है, जो मैं लिखवाऊंगा वो आपको पेन से लिखना है, जो मैं हाईलाइट करवाऊंगा वो आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, और तीसरी चीज एक पेंसिल लानी है। पेंसिल क्यों लानी है, पेंसिल इसलिए लानी है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम के रेलेवेंट नहीं होती, बट वैसे आपको कॉमन सेंस के लिए या वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होती है, तो उनको आप पेंसिल से लिख सकते हो। मैं बोलूंगा नहीं कि लिख लो, आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसी अच्छी बात बोल दी जो आपको अपना कॉन्सेप्ट को ठीक करने में हेल्प करेगी, ऑल्दो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए रेलेवेंट होती तो मैं लिखवा देता, मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। उस चीज को आप अपने आप से लिख सकते हो पेंसिल से, तो इसीलिए पेंसिल लानी है। तो मेरे को तो जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी एक हाइलाइटर की और एक पेन की। बाकी आप लोगों को पेंसिल रखनी है तो पेंसिल भी साथ रख सकते हो, ताकि अगर ऐसा कुछ है जो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अब अगली बात, इस बुक में से सर क्या हम वही चीज पढ़नी है जो आप हाईलाइट करा रहे हो? नहीं, हाईलाइट जो करा रहा हूं वो हाईलाइट का मतलब होता है कि ये पूरे पैराग्राफ को बता देगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूरे पैराग्राफ को डिफाइन कर देगी, वो हाईलाइट का मतलब होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ यही पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि भाई ये सर ने एक इंपॉर्टेंट वर्ड बता दिया जिससे पूरे पैराग्राफ का हमको आइडिया लग जाएगा। बाकी पढ़ना तो आपको इस बुक में जितना लिखा है वो सारा पढ़ना है। क्या हमें याद सारा करना है? भाई देखो अगेन, आपको वो 2-4 कीवर्ड्स याद करने हैं, अपना अंदर का मैटर आप अपने आप लिखो। जैसे आपने ये याद कर लिया कि भाई टैक्स क्यों लगाया जाता है, इसकी नीड है अपना, ये आपने याद कर ली। बाकी जो ये लिखा हुआ ना, सारी बातें लिखी हुई हैं, ये अपने आप पेपर में बना बना के लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई टैक्स क्यों लगाया जाता है। ऐसे ही व्हाट इज टैक्स, मैं यहाँ पर कुछ हाईलाइट करवाऊंगा, वो तो आप याद कर लोगे। बाकी जो लाइनें हैं वो आप अपने आप बना बना के लिख सकते हो पेपर के अंदर। तो मतलब क्या है, पढ़ना सब कुछ है, याद क्या करना है, आपको वो चीजें याद करनी है जिससे आप अपने आप बना बना के पूरा जो है क्वेश्चन लिख पाओ। तो इसीलिए वो अपने हिसाब से चीजें याद रखनी है। ऑब्वियस सी बात है, जो मैं हाईलाइट करा रहा हूं वो तो याद करना ही है, बाकी जो मैं हाईलाइट नहीं करा रहा वो अपने आप आपको बना बना के लिख पाओ, ऐसा काम करना है। क्योंकि कल मैंने आपको समझाया था कि थ्योरी जो है वो अपना जीएसटी के अंदर 15 नंबर की आती है। अब वो 15 नंबर की थ्योरी में आप 5 नंबर लोगे या 15 लोगे, वो डिपेंड करेगा आपने कितना याद किया है। अगर आपने याद नहीं किया तो आपके थ्योरी में 15 में से 0 आएंगे, 0 नहीं तो 1 या 2 इतने नंबर आएंगे बस। क्योंकि आईसीएआई स्ट्रिक्टली चेकिंग करता है थ्योरी की, अगर आप वो अपना ढंग से लिखोगे जो कंटेंट है तो ही मार्क्स मिलेंगे, अपनी गप्पे मार के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका मैंने कल एग्जांपल दिया था कि मेरे ऑडिट में कितने नंबर आए थे, बताया था क्या शायद मैंने दूसरे बैच में बताया होगा। मेरे 100 में से ऑडिट में सिर्फ 52 मार्क्स थे, 52 नंबर 52 थ्योरी, क्योंकि थ्योरी के अंदर मैं लिख के 100 नंबर का पूरा करके आया था। बल्कि ऑडिट के पेपर में तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरा 15-20 मिनट पहले पेपर खत्म हो गया था, 5 बजे से पहले, और मैं अपना सेंटर में घूम रहा था क्योंकि पेपर वो ले नहीं रहे थे मेरे से। मैंने कहा पेपर लो, मैं जाऊँ, अपना छुट्टी हो गई।
लेकिन वो ले नहीं रहे थे, वो कहते 5 बजे ही लेंगे। तो मैं इतने जो है सूसू का बहाना बनाकर घूमने चला गया। मैंने कहा चलो पेपर तो हो ही गया, अब क्या ही करे, चलो घूम आते हैं थोड़ा सेंटर। ठाकुरदास सेंटर आया था मेरा, ठाकुरदास स्कूल होगा ना यहाँ पर इधर अपना हिसार में ही, तो वहां पर सेंटर था। मैं अपना पूरा स्कूल घूम के आया। मैंने कहा चलो यार पेपर तो हो ही गया, अब क्या ही करे टाइम पास। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कितना कॉन्फिडेंट था कि भाई मेरे को तो ऑडिट में 100 में से 90 आएंगे, 80 आएंगे। आए कितने? 52। क्यों भाई, क्या रीजन है? क्योंकि अपने आप बना बना के लिखोगे तो फिर ऐसे ही होगा। आप घर तो आओगे, मम्मी पापा को बोलोगे मम्मी पापा मैं पास हो गया, मैं सीए इंटर क्लियर कर बैठा, और जब रिजल्ट आएगा फिर पता लगेगा कि नंबर बहुत कम है। तो इसीलिए थ्योरी के नंबर लेने हैं तो आपको जितना हो सके वो बुक वाला जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स में 100 में से 80 नंबर टारगेट कर रहे हो तो थ्योरी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 से 20 नंबर की थ्योरी है जो क्रूशियल है। उस 15 से 20 नंबर में से आपके या तो आएंगे 3-4 नंबर, अगर आपने थ्योरी याद नहीं कर रखी। कर रखी है तो आएंगे 17, 15, 16, 17। तो कम से कम 10 से 15 नंबर का फर्क पड़ जाएगा आपके एंड रिजल्ट में। 100 में से किसी के आएंगे 70, 75, 80 और किसी के आएंगे 50, 55, 60। वो डिपेंड करेगा वो थ्योरी में उसने क्या कर रखा है, थ्योरी के मार्क्स उसके कट जाएंगे। तो इसीलिए थ्योरी याद करना जरूरी है अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो। हाँ, अगर आपको 40 नंबर लेकर पास होना है फिर चाहे आप थ्योरी इग्नोर कर दो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा। बट अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, 60 नंबर लाने हैं, थ्योरी करनी चाहिए आपको। तो मैं बोल रहा था कि टैक्स क्या होता है? टैक्स इज पेक्यूनरी बेनिफिट, पेक्यूनरी बर्डन। पेक्यूनरी का मतलब होता है मॉनेटरी, मनी। जैसे अब मैं ये लिखवा नहीं रहा मॉनेटरी, क्यों नहीं लिखवा रहा? एग्जाम में तो नहीं आएगा कि पेक्यूनरी का मतलब क्या होता है, बट आपके समझने के लिए जरूरी है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? पेंसिल से लिख सकते हो। तो पेक्यूनरी का मतलब होता है मॉनेटरी, पैसे संबंधित, वित्तीय। तो टैक्स क्या है? एक फाइनेंशियल बर्डन है। किसके ऊपर बर्डन है? इंडिविजुअल्स के ऊपर बर्डन है या प्रॉपर्टी ओनर्स के ऊपर बर्डन है टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। इंडिविजुअल्स यानी कि हम सब लोगों के ऊपर बर्डन होता है टैक्स, या प्रॉपर्टी ओनर्स। अब ऐसा क्यों लिख रखा है प्रॉपर्टी ओनर्स? क्योंकि भाई कई टैक्सेस ऐसे होते हैं जो किसके ऊपर लगते हैं? प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे आपके पास घर है तो आपके ऊपर एक प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, आपको म्युनिसिपल टैक्स पे करना होता है। तो आपके पास घर है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, हाउस टैक्स देना पड़ता है हर महीने या हर साल जो भी है, तो वो टैक्सेस लगते हैं। तो मतलब घर के प्रॉपर्टी के ओनर पे भी लगते हैं और बाकी लोगों पे के ऊपर भी लगते हैं टैक्सेस। क्यों लगते हैं? ताकि गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल सके, उनको पैसा मिल सके। इट इज नॉट वॉलंटरी, ये वॉलंटरी नहीं होता। मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ये जो है वो क्या होता है? ये एक लेजिस्लेटिव होता है, मतलब कानूनी तौर पे होता है टैक्स, कंपलसरी होता है, ये वॉलंटरी नहीं होता। ठीक है, तो मैं बोल रहा था आपको कि ये एक कानूनी तौर पर होता है टैक्स, कानून जो है इसके ऊपर लगता है, कानून जो है टैक्स लगाता है। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? बताइए बेटा, कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस? एनीवन? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ जी बोलो। हाँ, तुम बात ठीक बोल रहे हो। इनका कहना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। बट ये आम इंसान के समझ नहीं आएगी क्या कह रहे हैं, तो इसको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके पहले कोई और बच्चा कोई आसान सा डिफरेंस बताना चाहे, ये जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से अभी 2 मिनट बाद। इतने कोई बच्चा बताना चाहे? हाँ जी। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पे लगा है वही पे करता है। हाँ, Direct वेरी tax गुड। मतलब- हाँ जी। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो थर्ड पर्सन पे करता है, जैसे कि जीएसटी। हाँ, बहुत बढ़िया। पे करते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या एग्जाम्पल है इनका? इनका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं उनमें सबसे बड़ा टैक्स इनकम टैक्स है। बस इनकम टैक्स याद रखना है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अगर हम बात करें तो 2 टैक्सेस लगते हैं इंडिया में, वन इज जीएसटी एंड वन इज कस्टम ड्यूटीज। 2 चीजें हैं इंडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, वन इज जीएसटी एंड वन इज इंपोर्ट ड्यूटीज, कि फॉरेन से कुछ सामान लेकर आते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो 2 टैक्स है हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक ही है हमारा डायरेक्ट टैक्स। उसका मैंने एग्जांपल यहां दे रखा होगा, देखो कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर तो एग्जांपल है इनकम टैक्स
और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैंने एग्जांपल दे रखा होगा यहां पर कि एक हो गया आपका जीएसटी और दूसरा क्या हो गया, एक तो हो गया आपका जीएसटी और दूसरा क्या हो गया, कस्टम ड्यूटीज। नहीं दे रखा, देखो लिख रखा ये रहा, कस्टम ड्यूटीज और जीएसटी, दो टैक्स लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, बाकी एक हमारे इंडिया में डायरेक्ट टैक्स लगता है। पुराने जमाने में कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे इन्होंने बताया कि भाई जो डायरेक्ट टैक्स होता है जिस पे लगता है वही गवर्नमेंट को जमा कराता है। क्या मतलब, इनकम टैक्स मेरी इनकम पे लगता है, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, मेरी इनकम पे। और जो जीएसटी होता है वो इनकम पे नहीं लगता, वो किस पे लगता है, वो सेल पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो बिकती हैं उस पे लगता है। दोनों में डिफरेंस है। सपोज कीजिए पारस ने पिछले साल 5 करोड़ रुपए की सेल की, तो जो 5 करोड़ के ऊपर लगेगा वो क्या होगा, जीएसटी होगा। ठीक है, अब उस 5 करोड़ में से हमने क्या किया, खर्चे माइनस कर दिए, मेरी सैलरी, बाकियों की सैलरी, इसका रेंट जगह का वगैरह वगैरह, सारे खर्चे माइनस कर दिए। खर्चे माइनस करने के बाद सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट बचा, एग्जाम्पल के तौर पे। दैट कैन बी, मेरे को नहीं पता एक्चुअल में प्रॉफिट क्या है, कि आप तो 2 करोड़ हो, 2.5 करोड़ हो, मुझे नहीं पता, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट बचा, तो वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर जो लगेगा वो कौन सा टैक्स होगा, इनकम टैक्स। क्योंकि 1 करोड़ का प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब ये क्या है, इनकम, तो इनकम पे जो लगता है वो कौन सा टैक्स होता है, इनकम टैक्स। और जो सेल पे लगता है वो कौन सा टैक्स होता है, जीएसटी। कई बच्चे बोलते हैं सर इंडिया में तो डबल टैक्स है। यस, आप देखो कि पारस ने वही 5 करोड़ इकट्ठे किए, उस 5 करोड़ के ऊपर पहले क्या लग गया, जीएसटी, फिर खर्चे माइनस करने के बाद जो कमाया उसके ऊपर फिर क्या लग गया, इनकम टैक्स। 2 टैक्स हैं। यस, तो ये 2 टैक्स हैं, तो हैं, अब क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं अब बात करूं, चलो अब जो इन्होंने पॉइंट पूछा, जो बोला वो ये था कि भाई जो इनकम टैक्स है वो लगता है, इन्होंने बोला कि जिसके ऊपर लगता है वही गवर्नमेंट को जमा कराता है। और जीएसटी क्या होता है, लगता किसी और पर है, भरता कोई और है। क्या मतलब है सर इस चीज का, मैं आपको बताता हूं। आप बच्चे अभी जो है क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर में ना आपका ब्रेक होगा, सारे बच्चे उठ के जाएंगे बाहर और जाके कुरकुरे लेकर आएंगे, चिप्स लेकर आएंगे, सारे जितना भी गंदी गंदी आइटम्स होती हैं सब लेकर आएंगे। तो मान लो कोई कुरकुरे लेकर आएगा, 20 रुपए के कुरकुरे हैं, और उसके अंदर मान लो 2 रुपए का जीएसटी है। 18 रुपए की चीज है, लेकिन वो 20 की भी चीज आई है, क्योंकि 2 रुपए क्या लगा हुआ है, उसके अंदर जीएसटी लगा हुआ है। अब समझते हैं, सबसे पहले तो अपने को यह समझना है कि कौन सप्लायर होता है और कौन रेसिपिएंट होता है। इन 2 बंदों के बारे में जानना है। आप गए कुरकुरे लेने दुकान पे, तो सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। हमारे जीएसटी में 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक तो सप्लायर और दूसरा कौन सा, रेसिपिएंट। तो बताओ, आप लोग कुरकुरे खरीदने गए दुकान वाले के पास, सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। जो शॉपकीपर है वो सप्लायर है, और जो आप हो वो क्या हो, रेसिपिएंट। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पारस आपको पढ़ा रहा है, पारस सप्लायर है और आप क्या हो, रेसिपिएंट। जब भी समझ ना आए कि कौन सप्लायर है कौन रेसिपिएंट है, एक बात ध्यान रखना, वो कौन सी बात है, जो कंसिडरेशन देता है वो रेसिपिएंट होता है। सीधी सी बात है, रटने वाली बात है। जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है, जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है, जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर होता है। अब तुम लोगों ने फीस भरी है पारस में, तो इसका मतलब तुम क्या हो गए, रेसिपिएंट। और पारस को फीस मिली है तो पारस क्या हो गया, सप्लायर। बात समझ आती है बेटा आपको। सिमिलरली आपने कुरकुरे खरीदे, तो जो कुरकुरे बेचने वाला दुकानदार है वो क्या हो गया, सप्लायर, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, और आप लोग पैसा दे रहे हो, तो तुम लोग क्या हो, रेसिपिएंट। बात समझ आती है बेटा। अब सप्लायर और रेसिपिएंट समझने के बाद अगली बात अपने को यह समझनी है कि गवर्नमेंट को टैक्स कौन जमा कराएगा। मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट को जीएसटी कौन जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जीएसटी वो कुरकुरे की दुकान वाला जमा कराएगा या तुम लोग जमा कराओगे, सप्लायर जमा कराएगा। पता है क्यों, गवर्नमेंट ने जीएसटी का बर्डन सप्लायर पे क्यों डाला, रेसिपिएंट पे क्यों नहीं डाला। कोई बता सकता है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी का बर्डन, जो जीएसटी जमा करानी है गवर्नमेंट को, वो सप्लायर को क्यों बोला कि तुम जमा कराओ, रेसिपिएंट को क्यों नहीं बोला कि तुम जमा कराओ, बोलो। इसलिए बेटा, क्योंकि अगर जो सप्लायर है वो बड़ा आदमी है, वो करोड़ों रुपए की सेल कर रहा है, वो 50 लाख 1 करोड़ की सेल कर रहा है, पैसा कमा रहा है,
भाई तुम लोग कुरकुरे खरीदने जा रहे हो, 2 रुपए के आपको टैक्स जमा कराना है, तुम गवर्नमेंट को कैसे टैक्स जमा कराओगे भाई? तुमको पहले जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा टैक्स जमा कराने के लिए। आप छोटे छोटे बच्चे हो, आप कैसे जीएसटी नंबर लोगे? कोई जो है क्या कहता है, और भी छोटा बच्चा है अपना ट्यूशन पढ़ता है 10वीं क्लास में 8वीं क्लास में, वो कुरकुरे खरीदने गया, पहले क्या वो जीएसटी नंबर लेगा कि चलो जी कुरकुरे बाद में खरीदूंगा, पहले जीएसटी नंबर लेता हूं, जीएसटी नंबर लेकर 2 रुपए टैक्स बनता है गवर्नमेंट को जमा कराता हूं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है भाई कि जो रेसिपिएंट्स हैं वो जीएसटी जमा करा सके गवर्नमेंट को। मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने से पहले क्या मैं जीएसटी जमा कराने जाऊं गवर्नमेंट को? क्या मैं पहले जो है अपना गाड़ी खरीदने से पहले जीएसटी नंबर ले और जीएसटी नंबर लेकर गवर्नमेंट को जमा कराऊं? भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग रेसिपिएंट हैं, क्योंकि जितने लोग हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो खरीदते ही हैं। तो रेसिपिएंट कितने हैं? 140 करोड़। लेकिन सप्लायर कितने हैं? कम करोड़, 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे। तो इसीलिए ये फायदा है गवर्नमेंट का कि कम लोगों के ऊपर जो है वो अपना बर्डन डाले, ज्यादा लोगों के ऊपर बर्डन ना डाले। जैसे आप घर का बिजली का बिल भरते हो, हर बंदा भरता है, तो गवर्नमेंट ने किसके ऊपर बर्डन डाला हुआ है? अपना जो है कंज्यूमर के ऊपर बर्डन डाला हुआ है इस केस में। बट जीएसटी केस में गवर्नमेंट ने बर्डन जो है कंज्यूमर पे नहीं डाला कि तुम जाकर गवर्नमेंट को जमा कराओ। गवर्नमेंट ने कहा जमा कौन कराएगा? सप्लायर। बट जानते हो बेटा, सप्लायर अपनी जेब से जमा नहीं कराता। कैसे? क्योंकि सप्लायर जो है वो पहले ही क्या करता है, बिना जीएसटी कुरकुरे का प्राइस था 18, सप्लायर ने 2 रुपए जीएसटी लगाकर कुरकुरे कितने के कर दिए? 20 के, क्योंकि लिख रखा होता है 20 एमआरपी। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब 20 रुपए टैक्स को जोड़ने के बाद है। तो सप्लायर ने क्या किया? चालू बना, ये कुरकुरे खरीदने गया तो इससे पहले ही 2 रुपए जो है क्या कहते हैं ले लिए। तो ये जो है रेसिपिएंट है, इससे पहले ही 2 रुपए ले लिए, सप्लायर ने इकट्ठे कर दिए, और वही 2 रुपए अपना सप्लायर क्या करेगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो मतलब सप्लायर ने क्या जीएसटी अपने जेब से दिया? नहीं। कहां से दिया? रेसिपिएंट से इकट्ठा करके दिया। तो इसका मतलब ये अपना जीएसटी गवर्नमेंट को कौन जमा कराता है? सप्लायर। बट उसका बर्डन किसकी जेब के ऊपर पड़ता है? किसकी जेब से जाता है? रेसिपिएंट की। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का मतलब लगता किसी और पर है, भरता कोई और है। बर्डन तो पड़ता है रेसिपिएंट पे, लेकिन गवर्नमेंट को जमा कराता है सप्लायर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका सबसे बेटर बढ़िया एग्जांपल है जीएसटी। दूसरा जो मैं आपको समझा रहा हूं वो है इनकम टैक्स। इसके केस में क्या होता है? ये लगता भी उस पर है, जमा भी वही कराता है। मतलब जो कमाएगा वो अपना उस पर लगेगा और उसी वही जमा कराएगा। मैं इनकम कमाऊंगा, मैं ही इसके ऊपर इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। तुम कुछ कमाओगे ही नहीं तो तुम गवर्नमेंट को टैक्स जो है जमा भी नहीं कराओगे। तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस पे लगता है उसी के ऊपर जो है क्या कहते हैं, इसका क्या पड़ता है? बर्डन पड़ता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट को जमा कोई और कराता है, बट उसका बर्डन किसी और पर पड़ता है, किसी और की जेब से वो पैसा निकलता है। जैसे कि थार गाड़ी के ऊपर जो टैक्सेस लगे, वो लगे तो किसकी जेब पे पड़े? मेरी जेब पे, क्योंकि मैंने 16 लाख रुपए दिए जिसमें 4 लाख 5 लाख के टैक्स थे, वो मेरी जेब पे पड़े। बट गवर्नमेंट को कौन जमा कराएगा? महिंद्रा वाले जमा कराएंगे, सप्लायर जमा कराएगा। यानी कि अपना गवर्नमेंट को किसी और ने जमा कराया और उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ा? किसी और के ऊपर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। बताओ जी, समझ आ गया आपको डिफरेंस? तो यही उन्होंने समझाया था, उन्होंने बताया था, वही मैंने आपको ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन किया। इसके अलावा कोई और डिफरेंस जानते हो भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? कोई और डिफरेंस? ठीक है, आपने क्या पॉइंट बोला था बेटा? हाँ, बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। तो वही बात हो गई कि भाई इन्होंने बोला कि बर्डन शिफ्ट कर देते हैं, तो वही तो बात हो गई कि सप्लायर ने क्या किया? सप्लायर ने जो टैक्स गवर्नमेंट को देना था वो टैक्स उन्होंने क्या कर दिया? सप्लायर ने अपना रेसिपिएंट से रिकवर कर लिया, वो पैसा रेसिपिएंट से रिकवर कर लिया। तो सप्लायर ने अपना बर्डन जो है वो रेसिपिएंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया। कृपा करके यहां ध्यान दें, वो माइक ठीक होने का काम हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको बड़े होकर सीए बनना है, माइक रिपेयर करने वाला नहीं बनना। तो इसलिए यहां ध्यान दें जो मैं करवा रहा हूं। तो भाई उसने ये बोला कि जो जीएसटी होता है उसमें क्या होता है कि बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है रेसिपिएंट के ऊपर। सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है बट अपनी जेब से नहीं कराता, वो रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर देता है। ये वाली बात है बेटा।
तो आइए यहां पर अब मैं हाईलाइट करा देता हूं आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में। देखो क्या लिखा रखा है कि ये जिसके ऊपर लगता है टैक्स पेयर के ऊपर वही गवर्नमेंट को जमा कराता है। ठीक है, ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये वाली बात है बेटा। इसके अलावा अच्छा ये याद नहीं करना बेटा कि चाणक्य ने क्या बोला, फ्रैंकलिन ने क्या बोला। पेपर में ये नहीं आएगा कि चाणक्य ने क्या बोला था, जो बोला था बोला था। पेपर में जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते होते हैं। ये बच्चों वाले क्वेश्चन अपने फाउंडेशन में आते थे कि इको में कि फलान ने क्या बोला बताओ, उसका नाम बताओ, ये किसने बोला था। यहां पे नहीं आता भाई, मैंने बोला था भाई। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, यहां पे ऐसा नहीं आता, यहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बोला, ये आपको याद नहीं करना कि उसने क्या बोला, जो बोला बोल गया। ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं बेटा, वो ये है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेयर इज जस्ट अ कॉन्ड्यूट। कॉन्ड्यूट का मतलब होता है रास्ता, रास्ता का मतलब होता है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का मतलब कि जो टैक्स जमा कराता है गवर्नमेंट को, वो बस रास्ता है। रास्ता का मतलब क्या होता है बेटा, अभी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो आइए बेटा अपन ना क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं जीएसटी का। तो पहले ये छोटा एग्जाम्पल करते हैं, ये वाला, फिर बड़ा एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं आपको। एनएम एंड एसोसिएट्स गेव ऑडिटिंग सर्विसेज टू जिंदल स्टील्स। तो सबसे पहले बताओ यहां पर कि भाई सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, बोलो। तो एनएम एंड एसोसिएट, आप भी डायग्राम बनाएंगे, एनएम एंड एसोसिएट। ठीक है, गेव ऑडिटिंग सर्विसेज टू जिंदल। ठीक है, अब यहां बताइए सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। मैं सप्लायर हूं, बताओ कैसे पता चला। क्योंकि देखो लिखा रखा है फॉर 1 लाख रुपीज, मतलब जिंदल जो है वो क्या कहते हैं, मेरे को 1 लाख रुपए देगा। तो जिंदल मेरे को 1 लाख रुपए देगा, इसका मतलब जो पैसे देता है वो कौन होता है, रेसिपिएंट। तो फिर जिंदल क्या बन गया, रेसिपिएंट, और मैं क्या बन गया, सप्लायर। मेरे को पैसा मिल रहा है, जीएसटी लगेगा 18%। तो जीएसटी, अच्छा ये जो 1 लाख रुपए है ना, इसको अपन बोलते हैं वैल्यू। ये वैल्यू है कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और ये जो है क्या कहते हैं अपना जीएसटी है जो 18% लगेगा। ठीक है, 18% लगेगा। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 18% लगेगा, कितना आ जाएगा बेटा, 18,000 रुपए। टोटल हो गया 1,18,000। तो मुझे ये बताओ कि जिंदल मुझे सप्लायर को कितने रुपए पे करेगा, क्या 1 लाख रुपए पे करेगा या 1,18,000 पे करेगा, 1,18,000 पे करेगा। बताओ क्यों, क्योंकि सप्लायर गवर्नमेंट को जमा कराएगा जीएसटी। अभी जो सप्लायर है ये गवर्नमेंट को जमा कराएगा जीएसटी, गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा कितना, 18,000 रुपए जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट को 18,000 रुपए जीएसटी जमा कराएगा। और अगर मैं बात करूं, ये 18,000 रुपए लाएगा कहां से सप्लायर, ये अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, ये कहां से लेकर आएगा, रेसिपिएंट से रिकवर कर लेगा। ये देखो खुद आप कि रेसिपिएंट से इसने 1,18,000 रुपए ले लिए, जिसमें 18,000 रुपए जीएसटी था, वही 18,000 रुपए जीएसटी उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो इसका मतलब सप्लायर ने पैसा अपनी जेब से नहीं दिया जीएसटी का, कहां से दिया बेटा, रेसिपिएंट से लेकर जो है वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो अब यहां पर यही तो लाइन लिख रखी है कि टैक्स पेयर इज जस्ट अ कंड्यूट, रास्ता है वो। रास्ता का मतलब ये है कि भाई ये जो टैक्स पेयर है, ये जो बंदा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक रास्ते का काम कर रहा है, एक बीच के मीडियोकर पर्सन का काम कर रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है, रेसिपिएंट से पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। तो ये जो बंदा है बीच में एक मिडिलमैन का काम कर रहा है, ये अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहा, ये एक मिडिलमैन का काम कर रहा है, एक बिचौलिया बोलते हैं ना अपन, कि भाई मान लो मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मैं प्रॉपर्टी डीलर के पास जाऊंगा, प्रॉपर्टी डीलर के पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी और की प्रॉपर्टी दिलवाएगा। मान लो 1 करोड़ की डील हुई, तो 1 करोड़ मैं दूंगा प्रॉपर्टी डीलर को, वो फिर आके किसको दे आएगा, जो सेलर है उसको।
तो मतलब प्रॉपर्टी डीलर बीच में क्या काम कर रहा है? एक मिडिलमैन का। ऐसे ही यहां पर जो सप्लायर है वो किसका काम कर रहा है? एक मिडिलमैन। क्योंकि लगाना तो हमने जीएसटी है, किसके ऊपर लगाना है? एंड कस्टमर के ऊपर। रेसिपिएंट या फिर उसको एंड कस्टमर बोल सकते हो, कस्टमर के ऊपर लगाना जीएसटी इसके ऊपर है। बट हम क्या कर रहे हैं? बीच में किसको डाल रहे हैं? टैक्स पेयर को, सप्लायर को, और वो गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। तो ये बस एक तरह से बीच में क्या किसका काम कर रहा है? एक मिडिलमैन, या फिर अपनी बुक में वर्ड यूज किया हुआ है कॉन्ड्यूट। कॉन्ड्यूट का मतलब क्या हो गया? एक रास्ता है, एक पाथवे है, एक रास्ता है। ठीक है। इसके अलावा लिख रखा है टैक्स का इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है बर्डन। टैक्स का जो बर्डन है वो बर्डन पास हो जाता है टिल इट रीचेस द फाइनल कस्टमर। जो लास्ट कस्टमर होता है, यानी कि जो रेसिपिएंट होता है, वहां तक इसका बर्डन पास हो जाता है और सारा बर्डन वही बियर करता है, जो रियली बियर्स द ब्रंट ऑफ इट। ब्रंट का मतलब बर्डन। तो इसका बर्डन कौन बियर करता है? तो इसका जो बर्डन है वो अपना एंड कस्टमर बियर करता है। तो जो इसका बर्डन है वो अपना एंड कस्टमर बियर करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट को जमा कोई और कराता है और बर्डन किसी और पर पड़ता है। बताओ जी, इतनी बात समझ आती है बेटा आपको? अच्छा, ये बात भी है, तो मैंने वहां लिखा भी था पहले कि आपको डाउट लेने हैं। सपोज कीजिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे, चुप बैठे हो। मेरे को बोलोगे तभी तो मैं इस पॉइंट को रिपीट करूंगा ना। यदि आप बोलोगे नहीं, फिर वो क्या होगा? आज कुछ समझ नहीं आया, कल और ज्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड है। आज का लेक्चर आपका बेस बना रहा है जीएसटी का, आगे आगे इससे आगे बढ़ेंगे। तो फिर आज समझ नहीं आया, फिर कल भी नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, तरसों भी नहीं आएगा। फिर आप समझोगे चलो ये चैप्टर नहीं आया, अगले चैप्टर से पक्का पढ़ूंगा। अगला चैप्टर तो भाई इससे लिंक है, सारे चैप्टर लिंक हैं आपस में। कभी मैं ऐसे बीच में बोलूंगा ही नहीं कि भाई एक काम करो, तुम पहला चैप्टर मत करो, सेकंड कर लो, सीधा समझ ही नहीं आएगा। तो हर चीज जो है लिंक है आपस में। इसीलिए आपको जो है क्या कहते हैं, शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। यदि आप लोग कहते हो कि मेरे को आज समझ नहीं आया, तो कृपा करके आप टीचर को बताओ ताकि मैं उसको रिपीट कर सकूं। अगर आप इसको जाने दोगे तो फिर वो ना समझने वाला पार्ट इकट्ठा होता रहेगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जीएसटी बहुत मुश्किल लगने लग जाएगा, इनकम टैक्स बहुत मुश्किल लगने लग जाएगा और आप बोलोगे सब्जेक्ट ही छोड़ दो, इस सब्जेक्ट ही गंदा है, टीचर ही गंदा है, जगह चेंज करते हैं। इट इज नॉट अबाउट कि भाई आपका जो है टीचर गंदा है या जगह चेंज करते हैं। इट इज अबाउट कि क्या आपने जो बात आपको नहीं समझ आई थी या कम समझ आई थी, क्या अपने टीचर से कम्युनिकेट की? एक टीचर भी आपका दोस्त होता है, बस उसको गाली नहीं दे सकते। अब जैसे ये दो दोस्त हैं, आपस में बात करते हैं, अरे यार मास्टर का समझ नहीं आया, तो आपस में आप बात करते हो ना, तो वही बात आप मेरे को बोल दो। आपके मन की जो भी भावनाएं हैं कि जो भी आपको नहीं समझ आया या समझ आया, वो मेरे को बोल दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा और बल्कि कोशिश करूंगा इंप्रूव करने की कि मैं और इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं कि बच्चे को समझ आए। बट आप ये है कि भाई एक डिसेंट लैंग्वेज में एक अच्छे तरीके से मेरे से कम्युनिकेट करो और क्या कहते हैं आपकी उस चीजों को मैं सोल्व करूंगा। तभी मैंने बोला डाउट लो। अब जैसे मैंने यहां पर बोला, अभी आपको पढ़ाया एक पॉइंट, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर को बताना कि सर मेरे को नहीं समझ आया, प्लीज दोबारा समझा दो। अगर आप नहीं बताओगे मैं अगले टॉपिक पे बढ़ जाऊंगा और फिर क्या कहते हैं वो आपको पूरा चैप्टर ऐसा होगा कि फिर वो समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए ताकि सब्जेक्ट आपके ऊपर हैवी ना हो जाए, आप उसके ऊपर हैवी हो जाओ, उसको पढ़ते जाओ, उसको समझते जाओ, जहां समझ ना आए वो टीचर को बोलो आप। ठीक है बेटा? तो अब अगली बात देखो लिख रखी है कि यहां पर जो है वो बर्डन शिफ्ट हो जाता है किसी और के पास, जो एंड कस्टमर होता है वही बियर करता है। इसीलिए इसको ना कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं। कंजम्पशन टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बर्डन कौन बियर करता है? कंज्यूमर, यानी कि रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हो? कंज्यूमर। तो बर्डन कौन बियर करता है? कंज्यूमर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? कंजम्पशन टैक्स। किसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स इसको। ठीक है बेटा? अब एक क्वेश्चन दे रखा है, ये मैंने बनाया बेटा समझाने के लिए, पेपर में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते। लिख रखा है निखिल मुंजाल ने ऑडिट की सर्विस दी है जिंदल को, वो मैंने आपको बता दिया। जीएसटी दे रखा है, कैलकुलेट करना है कंसिडरेशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम जिंदल। जिंदल से कितना पैसा कलेक्ट किया जाएगा बताओ? वेरी गुड, सारे के सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। 1,18,000 कलेक्ट किया जाएगा।
कैलकुलेट जीएसटी टू बी पेड, गवर्नमेंट को जीएसटी कितना जमा कराना है। ओ वाह वाह वाह, क्या बात है, लगता है बच्चों के ऊपर असर हो गया। बच्चे चाहते हैं कि हमारा ना इस पॉइंट पे टिक हो जाए, अटेंशन पे पूरा टिक हो जाए, इसलिए बच्चे चाहते हैं सारा, इसलिए बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट देखो, अगली बात है वो ये है, एक और चीज लिख रखी है, वो है रिग्रेसिव, कि जीएसटी होता है रिग्रेसिव और इनकम टैक्स होता है प्रोग्रेसिव। अब इसका क्या मतलब होता है ये समझाता हूं मैं यहाँ पे आपको, रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है। और एक चीज और लिख रखी है, जीएसटी जो है किस किस पे लग सकता है, कंजम्पशन पे लग सकता है, एक्सपेंडिचर पे लग सकता है, प्रिविलेज पे लग सकता है, राइट पे लग सकता है, लेकिन ये इनकम या प्रॉपर्टी पे नहीं लगता। क्योंकि इनकम या प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगते हैं उसको अपन कौन से टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं। और प्रॉपर्टी पे अलग टैक्स लगते हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगती है, वो आपको बाद में बताऊंगा। बट जो ये हमारा कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब आप कोई सामान खरीदने गए, आप बीड़ी लेने गए तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लग सकता है, दारू लेने गए इनडायरेक्ट टैक्स लग सकता है, कंजम्पशन की जो भी चीजें हैं, कपड़े लेने गए तो अपना जीएसटी लग सकता है। एक्सपेंडिचर, ऐसे ही कुछ खर्चा किया आपने, ट्रेन की टिकट कराई, फ्लाइट की टिकट कराई, या पारस से पढ़ने का खर्चा किया, इन सब पे भी जीएसटी लगता है। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब कोई टिकट खरीदी आपने जैसे मान लो आईपीएल का मैच आता है या अब वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं इंडिया में, आपने उसकी टिकट खरीदी तो उसके लिए भी आपको जो है क्या देना पड़ सकता है, जो है जीएसटी देना पड़ सकता है। आपको पता है जीएसटी लगता है इनके ऊपर ही बहुत ज्यादा, 40% जीएसटी लगता है इसके ऊपर। अभी करण औजला आ रहा है, मैं उसकी टिकट देख रहा था, इसका दिल्ली में प्रोग्राम है करण औजला का, अपना कब है वो, मार्च में है, 28 मार्च पता नहीं 23 मार्च के आसपास आ रहा है करण औजला दिल्ली के अंदर। तो उसकी टिकट जो है क्या कहते हैं वीआईपी वाली मिल रही है, 5 लाख के अंदर 10 बंदे जा सकते हैं, मतलब 50,000 रुपए के एक बंदे की टिकट मिल रही है। उस 50,000 के अंदर जो है 40% तो क्या लगा हुआ होगा, जीएसटी लगा हुआ होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, प्रिविलेज का मतलब होता है राइट या किसी चीज की टिकट वगैरह। जैसे कि आप सिनेमा मूवी देखने जाते हो तो उसमें टिकट लेते हो तो उसके ऊपर भी क्या लगता है, जीएसटी। तो जितनी भी टिकट्स होती हैं, प्रिविलेज राइट होता है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। तो खैर अब मैंने आपको ये समझाना है कि व्हाट इज रिग्रेसिव। तो कोई बच्चा बताना चाहेगा रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, बोलो बेटा। चलो मैं बताता हूं, मैं ही वो बच्चा हूं। तो रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूं प्रोग्रेसिव क्या होता है। हमारे इनकम टैक्स ना प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब एज द इनकम ग्रोज टैक्सेस विल ग्रो। एग्जाम्पल के तौर पे जिसकी इनकम 4 लाख तक होती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जीएसटी की बात नहीं कर रहा। जिसकी इनकम कितनी होती है 4 लाख, ये तुम्हारे सिलेबस की बातें बता रहा हूं तो याद करना है तुम्हारे को। जिसकी इनकम कितनी बेटा 4 लाख, उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। 4 लाख से 8 लाख कमाने वाले के लिए 5% का टैक्स। 4 लाख से 8 लाख कमाने वाला, मान लो कोई बंदा 6 लाख कमा रहा है, बताओ कितना टैक्स लगेगा, 5 किसके ऊपर, 2 लाख के ऊपर 5, पूरे 6 के ऊपर 5 नहीं, शुरू के 4 लाख के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 वाली जो इनकम है उसके ऊपर कितना लगता है, 5%। कोई बंदा 6 लाख कमा रहा है तो फिर 4 लाख पे 0 और ऊपर के 2 लाख के ऊपर 5%। ठीक है। 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, 24 से ऊपर 30%। क्या क्या देखा आपने, क्या कॉमन चीज देखी? आप मैथ स्टैट रीजनिंग पढ़ के आए हो ना, बताना इसमें क्या कॉमन देखा आपने, बोलो। हाँ 4 लाख इंक्रीज होते जा रहे हैं और हाँ, every rate increase 4 लाख बढ़ाते जाओ और टैक्स का रेट कितना कितना बढ़ रहा है, 5%। 5% टैक्स का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये इसमें कॉमन चीज है जो हमारे लिए सिंप्लीफाई कर रखी है निर्मला जी ने, शुक्र है उनका, वरना अजीब अजीब बनाते तो याद कैसे करते। तो इन्होंने बिल्कुल सही बनाया कि 4 लाख तक 0, 4 से 8 पे 5%, 8 से 12, फिर 12 से 16, 16 से 20, 20 से 25, 20 से 24, 24 से ऊपर। तो अपना इस तरह से चलना है। ठीक है। तो आप ये क्या देख रहे हो कि कोई बंदा ज्यादा कमा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स भी क्या लग रहा है, ज्यादा। अंबानी जो कमा रहा होगा उसके ऊपर 30% टैक्स लग रहा है। मैं जो कमा रहा हूँ 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उसके ऊपर कम टैक्स लग रहा है, अपना 5%, 10%, 15% ये टैक्स लग रहा है। तो जो जितना ज्यादा कमाता जाएगा उसके ऊपर टैक्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये कौन से टैक्सेस होते हैं बेटा, डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स का अपना कल्चर क्या होता है, वो ये होता है कि एज द इनकम ग्रोज टैक्सेस विल ग्रो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर। बताओ जी, समझ आया बेटा? अगली बात, व्हाट इज रिग्रेसिव? रिग्रेसिव का मतलब होता है कि इनकम बढ़ेगी, टैक्स कम होगा। आप बोलोगे सर ऐसे तो होता ही नहीं है, जीएसटी तो सेम रहता है। अब थार मैं लेने जाऊं तब भी वही टैक्स लगना है, आप लेने जाओ तब भी वही लगना है, अंबानी लेने जाएगा तो भी वही लगना है। अगर गाड़ी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो टैक्स सेम लगना है। कुरकुरे तो अंबानी भी खाता होगा मान लो, तो अंबानी कुरकुरे लेने जाएगा तो भी 2 रुपए टैक्स देगा, मैं कुरकुरे लेने जाऊंगा तो भी 2 रुपए लगेगा, आप लेने जाओगे जिसकी इनकम ही नहीं है तो भी 2 रुपए लगेगा। तो ये रिग्रेसिव कैसे हुआ? ये तो आप बोलो स्टेबल होता है, ये तो ऐसे बोलो ना आप कि भाई इनकम बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स क्या रहता है, सेम। बट इसको रिग्रेसिव क्यों बोलते हैं? हाँ, रिग्रेसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर बर्डन ज्यादा है। बर्डन कैसे ज्यादा है भाई? कि मान लो कोई कम कमाता है, कोई मान लो अपना 1 लाख रुपए की सैलरी है किसी की महीने की, साल के 12 लाख कमाता है, वो थार गाड़ी लेने गया, उसको 5 लाख रुपए टैक्स लगा। 5 लाख डिवाइड बाय कितना कमा रहा था, 12 लाख, तो कितना परसेंट हो गया? 5 लाख डिवाइड बाय 12 लाख रुपए, कितना परसेंट हो गया? जैसे मैंने अब बोला कि भाई आप बताओ कि एक बंदा 1 लाख पर मंथ कमा रहा है, या इसका मतलब 12 लाख रुपीज हो गए साल के, और वो बंदा जो है क्या कहते हैं अपना थार गाड़ी खरीदता है जिसके ऊपर 5 लाख का टैक्स लगा, तो कितना बर्डन पड़ा? 5 लाख डिवाइड बाय 12%, दैट इज 41% के आसपास आया, ये बर्डन पड़ा। और वहीं कोई बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है साल के, वो थार गाड़ी खरीदता है, तो उस केस में बर्डन क्या पड़ेगा उसके ऊपर? वही टैक्स तो सेम लगेगा, 5 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, ये आ गया कितना, सिर्फ 5%। 5% आएगा ना भाई, 5 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, सिर्फ 5% आएगा। तो भाई आप खुद देखो, जिसकी इनकम कम थी उसके ऊपर बर्डन क्या था, ज्यादा, और जिसकी इनकम ज्यादा उसके ऊपर बर्डन क्या है, कम। इसमें अजम्पशन ये है कि दोनों बंदे सेम चीज खरीद रहे हैं। आपके मन में आ सकता है, आप बोलोगे सर 1 करोड़ वाला बंदा क्यों थार खरीदेगा, वो तो जीप रैंगलर लाएगा, रूबिकॉन लेकर आएगा, डिफेंडर लेकर आएगा। भाई वो अलग बात है, हम प्रोडक्ट को कांस्टेंट रख रहे हैं, तभी तो अपन निकाल पाएंगे कि बर्डन कितना पड़ा। तो बर्डन जो है क्या कहते हैं, अमीरों पे बर्डन क्या पड़ा, कम, तभी वो कभी सोचते भी नहीं है जीएसटी के बारे में। और गरीब आदमी बेचारा हर बार सोचता रहता है, अरे बजट में निर्मला ने टैक्स बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अमीर आदमी थोड़ी ना ये सोचता है, वो कमा बहुत ज्यादा रहा है, उसके ऊपर बर्डन बहुत कम पड़ेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, रिग्रेसिव इन नेचर, कि एज द इनकम ग्रोज बर्डन ऑफ टैक्सेस एज परसेंटेज ऑफ इनकम विल डिक्लाइन। इसलिए जीएसटी क्या होता है बेटा, क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, नीचे मैंने बता रखा होगा, रिग्रेसिव का मतलब होता है इनकम डिक्रीज होती है तो बर्डन ऑफ टैक्स का है वो बढ़ जाता है, इसलिए इसको अपन रिग्रेसिव बोलते हैं। ये मैं हाईलाइट वगैरह तो नहीं करवा रहा, बस आपको अंडरलाइन करा देता हूं, क्योंकि पेपर में रिग्रेसिव की डेफिनेशन तो नहीं आएगी, बट ये जरूर आ सकता है कि अपना जीएसटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताओ। तो आप बोलोगे इनडायरेक्ट टैक्स में एक तो ये होता है कि भरता कोई और है और क्या कहते हैं इसका बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है, इसको कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं, इसको रिग्रेसिव इन नेचर भी बोलते हैं। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए, जो मैंने हाईलाइट कराए हैं। हाँ, अंदर क्या एक्सप्लेन करना है वो आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। मेन जो की पॉइंट्स हैं वो आपको आने चाहिए। ये रिग्रेसिव समझाने के लिए मैंने नोनी सिंह का एग्जाम्पल बनाया, वो आप घर से अपने आप पढ़ लेना। इसी के साथ हमारा पहला कॉन्सेप्ट होता है खत्म। बताओ पहले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो, अदरवाइज फिर अपन चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सर लास्ट लाइन में जो पोस्ट जीएसटी रिजाइम है उसका मतलब, पोस्ट जीएसटी रिजाइम का मतलब जीएसटी आने के बाद कौन कौन से टैक्सेस बचे हुए हैं, क्योंकि 2017 में जीएसटी आया, उससे पहले जो था वो क्या लगता था, उससे पहले वैट लगता था। तो वैट लगता था, एक्साइज लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। अब ये सारे टैक्सेस खत्म हो चुके हैं और 2017 के अंदर इन सारे टैक्सेस को कन्वर्ट करके एक ही टैक्स लगाया गया है, उसका क्या नाम है, जीएसटी। तो इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट जीएसटी।
पहले होता था प्री जीएसटी, जीएसटी से पहले, अब हो गया जीएसटी के बाद। हाँ जी बेटा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जेनेसिस का मतलब होता है रास्ता क्या था हमारा जीएसटी इंडिया में कैसे आया, पूरी कहानी इन्होंने बताई हुई है जीएसटी के आने की। अगेन ये टॉपिक मैं यहाँ पर बी कैटेगरी लिख रहा हूँ कि पेपर में आने के चांसेस नहीं होते हैं ऐसे टॉपिक के, बट स्टिल अपने को पढ़ना है एक बार। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिख रखा है कि भाई जीएसटी आने की बात आज शुरू नहीं हुई है, ये जो बातें हैं वो 2000 साल के अंदर ही शुरू हो गई थी कि जीएसटी आएगा, बट तब से लेकर आज तक जीएसटी आया नहीं है, बस ऐसे बातें हो रही थी कि जीएसटी आएगा। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक एक्ट बनाया था 2003 में, उसमें भी जीएसटी के बारे में कुछ बात की थी कि जीएसटी लाया जाएगा। इसके बाद एक मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसका नाम था पी चिदम्बरम, उन्होंने भी क्या कहते हैं अपना, उन्होंने भी 2006 के बजट में बोला था कि जीएसटी हम लेकर आएंगे 2010 के अंदर। तो भाई जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, ये वही वाली बात है, शेर आएगा शेर आएगा बोलते हैं ना, ऐसा ही था। 2000 से शुरू हो गए थे बोलना कि जीएसटी आएगा जीएसटी आएगा, तो 2003 में बोला, फिर 6 में बोला, उसके बाद जाकर नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया, उसका रीजन भी था, क्योंकि जीएसटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था कुछ भी। जो 1947 1950 में संविधान बना था उसमें कुछ नहीं लिखा था जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी लाने के लिए हमें ना कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना जरूरी था। वो क्या बदलाव करना था वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना चेंज चाहिए था, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बहुत ज्यादा वोटिंग चाहिए होती है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट समझते हो ना आप बेटा, इंडिया के अंदर अपना। तो मैं आपको ना पहले ये सिस्टम भी बता देता हूँ, व्हाट इज पार्लियामेंट एंड व्हाट इज ऑल सॉर्ट ऑफ डेथ। तो अपना लास्ट में चलोगे ना, मैंने यहाँ पर सब बना रखा है कि अपना इंडिया के कानून कैसे बनते हैं। तो कानून कैसे बनते हैं इंडिया में, पहले वो मैं सिखा देता हूँ आपको। ऑल दो वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो उसको आप ना बी कैटेगरी का मान के चलो, पेपर में नहीं आएगा, बट वो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कानून कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पर, ये जो है आपको लिखा मिलेगा, पेज नंबर है, हाँ जी ये देखो ये वाला पेज नंबर है 33, इस पे लिखा मिलेगा। तो इंडिया में कानून कैसे बनते हैं वो देखो। तो इंडिया में ना तीन टाइप की गवर्नमेंट होती है। तो वन इज लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, वन इज एग्जीक्यूटिव, वन इज जुडिशियल। क्योंकि ये बी कैटेगरी का टॉपिक है इसलिए मैं इसमें कुछ हाईलाइट नहीं कर रहा। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है, आप भी कुछ भी है तो पेंसिल से कर सकते हो, ज्यादा इसको अपना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो वन इज लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि जो कानून बनाते हैं, एक तो वो होता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कानून को अप्लाई करने का काम करते हैं, कानून बनाते नहीं है उसको अप्लाई करते हैं। लास्ट वन इज जुडिशियल, जो सजा सुनाने का काम करते हैं अगर कोई कानून तोड़ता है तो लेजिस्लेटिव के अंदर क्या आता है, हमारे देश के अंदर जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पास पावर है कानून बनाने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है कोई भी कानून बनाने की। जैसे इंडिया में जब आधार कार्ड आया था, लोगों ने सवाल उठाए थे कि जो आधार कार्ड है वो हमारे संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है, हमारे संविधान में एक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी, कि हमारी निजी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए। जैसे मेरे फिंगर प्रिंट स्कैन है, या मेरा अपना जो है रेटिना का जो मेरा स्कैन है, ये सारा किसके अंदर कैप्चर किया जाता है, आधार कार्ड के अंदर। तो वो गलत है। लोगों ने सवाल उठाया था कि आधार कार्ड जो है वो गलत है, वो नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके अंदर हमारा रेटिना वगैरह का स्कैन है। कल कोई इंफॉर्मेशन अपना चोरी हो जाती है, चाइना के पास चली जाती है, तो आप समझ सकते हो कि वो हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। तो कोई भी चीज हमारी जो है वो संविधान के विपरीत नहीं बन सकती। बट बाद में कोर्ट्स ने बोला कि नहीं, आपका आधार कार्ड सेफ है, वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेगा, इसका डेटा भी इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेगा, बाहर लीक नहीं होगा। तब जाके जो है आधार को इंडिया में रेलेवेंस मिली। अदरवाइज अगर ये लगता कोर्ट्स को कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, तो फिर वो उसको आधार को क्या कर दिया जाता, कैंसिल कर दिया जाता। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था कि इंडिया में कुछ भी बनता है तो कौन किसके थ्रू बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में ना
दो लोगों को पावर दी कर रखी है, क्योंकि जो हमारे नियम होते हैं ना, जो कानून होते हैं, कानून दो तरह के होते हैं। एक कानून होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कानून, जो सेंट्रल लेवल के होते हैं, और एक कानून होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कानून होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट डील करती है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो डील करती है वो कौन सा मुद्दा होता है, जैसे कि डिफेंस है, देश की रक्षा कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। इसके अलावा आपके घर के आगे कोई सड़क टूटी हुई है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। या आपको बिजली प्रोवाइड कराना, आपको पानी प्रोवाइड करना, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो मतलब कहने का क्या है, हमारे पास दो तरह की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। कुछ काम ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है और स्टेट गवर्नमेंट के काम है, उनमें डिवीजन है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बनाना है तो कहां बनेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है कानून बनाने वाली, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कानून बनते हैं। पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं बेटा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो जो सारे कानून हैं वो यहां बनते हैं। लोकसभा में सारे एमपीज बैठते हैं और राज्यसभा के अंदर जो है जो स्टेट गवर्नमेंट के एक एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव आता है और वो राज्यसभा के अंदर जाता है। तो सबसे पहले कोई भी कानून होता है तो उस केस में क्या किया जाता है, जैसे निर्मला जी ने अभी कल बजट जो है अपना, कल परसों बजट जो अपना लेकर आए, तो वो निर्मला जी एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो क्या करेंगी, वो बजट बनाएंगी और वो अपना पार्लियामेंट में लेकर जाएंगी। लोकसभा में वो भाषण देंगी, उसके बाद लोकसभा वाले बोलेंगे कि ये बजट खराब है, ठीक है, इसमें चेंज करो, तो चेंजेस किए जाएंगे। तो मतलब क्या है कि पहले लोकसभा के अंदर जाएगी वो चीज, फिर राज्यसभा में जाएगी। अगर दोनों जगह ही पास हो जाएगी तब जाके फिर वो चीज कानून बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जो है वो क्या कहते हैं अपना, ऐसे बनता है कि पहले लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं। अब जीएसटी जो बनना था, जीएसटी ऐसा कानून था जो स्टेट लेवल का भी टैक्स था और सेंट्रल लेवल का भी टैक्स था। क्योंकि आप देखोगे जीएसटी में ना दो तरह के टैक्स लगते हैं, आपने सुना होगा, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, ठीक है। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो जीएसटी आने के लिए हमें क्या चाहिए था कि सारी राज्य सरकारें भी माने और सेंट्रल गवर्नमेंट भी माने। और सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून बनते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में तो कानून बनाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर तो जैसे मान लो अभी मोदी है, तो मोदी पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर मोदी कैसे जीता, वो ऐसे जीता कि जितने एमपीज के इलेक्शन होते हैं ना इंडिया के अंदर, तो उसमें मेजोरिटी एमपी किसके जीते, बीजेपी की। तो बीजेपी के जो मेजोरिटी एमपी जीते तो उसने फिर उन्होंने मिलकर मोदी को अपना अपॉइंट किया कि ये हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, तो इस तरह से जीता। तो अब क्योंकि लोकसभा में ज्यादातर एमपी किसके हैं, बीजेपी के, तो उनको आसान है कोई भी कानून बनाना। जो अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, उनके थोड़े बहुत एमपी मिलेंगे, इसीलिए वो बेचारे ऐसे बोलते रह जाते हैं। और बीजेपी अपना जो है वो क्या करती है, कोई भी कानून बनाना होता है तो बना लेती है, क्योंकि मेजोरिटी किसके पास है, बीजेपी के पास है। और वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा, राज्यसभा में आते हैं जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के। स्टेट गवर्नमेंट वालों में दिक्कत होती है। इंडिया में 28-29 स्टेट हैं, हर स्टेट में बीजेपी सरकार हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे पंजाब में कोई और गवर्नमेंट है और अपना पहले तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी थी, हो सकता है राजस्थान में कांग्रेस हो। तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है, तो इसीलिए राज्यसभा में दिक्कत आती है उस कानून को पास करवाने के लिए। तो वो तभी हो पाता है जब हर जगह मेजोरिटी जो है क्या कहते हैं किसकी होगी, बीजेपी की होगी, तभी हो पाएगा। 2014 से पहले क्या था, कांग्रेस थी राज्य में, बट कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं थी। अब मेजोरिटी ना होने की वजह से वो क्या था कि वो कभी भी जीएसटी को ला ही नहीं पाए। 2014 में क्या हुआ, एकदम से लहर चली, मोदी लहर, मोदी मोदी मोदी, और राज्यों में भी बन गया मोदी, काफी जगह बीजेपी सरकार बन गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसकी थी, मोदी की थी। तो लोकसभा में भी मोदी, राज्यसभा में भी मोदी, इसलिए मोदी मोदी मोदी, और क्या आ गया, जीएसटी। तो जीएसटी जो है वो क्या कहते हैं, मोदी ने मौके का फायदा उठाया, और 2014 के अंदर जब मोदी आए और उसके बाद राज्य सरकारों के इलेक्शन हुए, राज्यों में भी आए, तो 2017 के अंदर फिर उन्होंने क्या कहते हैं अपना जीएसटी लेकर आए, क्योंकि उस टाइम जो है मेजोरिटी अपना बीजेपी की थी, तो वो अपना पास करवा पाए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून तो मैंने बता दिया आपको, पार्लियामेंट में बनते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट के कानून है, जैसे कि आपका हरियाणा बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड, तो ये एजुकेशन को लेकर हरियाणा बोर्ड है, ये सरकार किस सरकार के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट। ये अपना सिविल हॉस्पिटल है हिसार, ये किसकी गवर्नमेंट के अंदर आता है,
स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जो एम्स होते हैं ना, एम्स, आपने एम्स का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज। तो ये जो एम्स हॉस्पिटल होते हैं दिल्ली में है, झज्जर में भी है एक एम्स। तो ये जो एम्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। बाकी जो सिविल हॉस्पिटल होते हैं या पीजीआई रोहतक, आपने सुना होगा पीजीआई रोहतक, ये स्टेट गवर्नमेंट के काम होता है। तो ये जितने भी क्या कहते हैं अपना, अब जो स्टेट गवर्नमेंट वाले कानून है वो कहाँ बनाए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट अपना सभा होती है, यानी कि विधानसभा बोलते हैं उसको, वहां बनाए जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून कहाँ बनते हैं? बोलो। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में। और स्टेट गवर्नमेंट के कहाँ बनते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसको अपन बोलते हैं विधानसभा, वहां बनते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई आपको? ये तो हमने बताया सरकार जो है, जो पार्लियामेंट है वो बनाता है कानून। कानून बनाने वाला कौन होता है? पार्लियामेंट। ठीक है, अब आते हैं कानून को अप्लाई कौन करता है। तो कानून को अप्लाई करने वाला यहां लिखा हुआ है। तो कानून को अप्लाई करने वाला अभी फिलहाल होता है रूलिंग पार्टी इंडिया में कौन है? वो है बीजेपी। तो उसका जो प्रधानमंत्री है सबसे ऊपर वो आता है, वो अप्लाई करता है इंडिया में जो भी चीजें अप्लाई करनी है। तो मान लो मेरे घर के आगे कोई रोड पे खड्डा है, गड्ढा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं मोदी को गाली निकालूंगा, ए देख मोदी जब से आया सड़कें नहीं बनी है। बिजली चली गई मान लो 2-4 घंटे, ए मोदी है, मोदी या पता नहीं कुछ कर ही नहीं रहा है, बिजली नहीं आई है। तो हम हर चीज की गाली मोदी को क्यों निकालते हैं? कोई भी चीज में हो जाए, पाकिस्तान ने कुछ हमला कर दिया, ए मोदी है यार, मोदी कुछ नहीं कर रहा, बताओ। तो हर चीज की गाली मोदी को इसलिए पड़ती है क्योंकि कानून को अप्लाई करने वाला सबसे टॉप पे कौन बैठा है? मोदी बैठा है। अब उसके अंदर आते हैं बहुत सारे मिनिस्ट्री आती हैं। मोदी जो काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करती है वो मिनिस्ट्रीज के थ्रू करती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके हेड हैं राजनाथ सिंह। कुछ भी डिफेंस में होगा, जैसे अभी लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो मोदी के पास गए। मोदी, राजनाथ सिंह, इसके अलावा विदेश मंत्री जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला, इन चारों पांचों ने मीटिंग करी और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को कैसे मारना है, कैसे हराना है। तो मोदी ने बोला होगा मेरे को ये चाहिए, पाकिस्तान खत्म चाहिए। तो डिफेंस वाले ने बोला होगा अरे वो मिसाइल खत्म हुई पड़ी है। तो निर्मला जी ने बोला होगा अरे टेंशन ना ले, मेरे पे 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं, ये ले और अपना मिसाइल खरीद ले फटाफट से। तो इसलिए चारों पांचों की इकट्ठी मीटिंग हुई थी। ये सारे के सारे जो है क्या कहते हैं मंत्रालय बटे हुए हैं। एक फाइनेंस संभालता है, एक डिफेंस संभालता है, एक जो है क्या कहते हैं अपना फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है दूसरे देशों के साथ संबंध संभालना, ये सारी बातें। इसके अलावा और मंत्री होते हैं जैसे कि रेलवेज, ये अलग डिपार्टमेंट है, इसका काम है रेलवे बनाना, रेलवे लाइन बिछाना वगैरह वगैरह। तो हमारा जो काम का डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बोलो या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलो, ये काम का डिपार्टमेंट है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? टैक्सेस। और टैक्स जो है किसके अंतर्गत आते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए कल जब बजट आया था तो सारी मीम्स बन रही थी। किसके बारे में मीम बन रही थी? निर्मला आंटी। निर्मला आंटी ने क्या दिया? कुछ नहीं। निर्मला आंटी ने कोई फायदा नहीं दिया, कोई अपना जो है टैक्स माफ नहीं किया, कुछ नहीं किया इस बजट में, जो है कुछ नहीं किया उन्होंने। तो इसीलिए सारी मीम्स उसके बारे में बन रही थी। तो क्योंकि हम जो टैक्स पढ़ रहे हैं वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। अब निर्मला आंटी भी थोड़ी ना हमारे घर घर आ आके जो है अपना टैक्स इकट्ठा करेगी, वो थोड़ी ना ये काम करेगी। उसके अंतर्गत भी क्या आते हैं? 2 डिपार्टमेंट्स। वन इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड वन इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये दोनों बोर्ड्स हैं, दोनों बोर्ड्स हैं। एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड, एक है डायरेक्ट टैक्सेस का। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बोर्ड की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC। और डायरेक्ट टैक्सेस का जो बोर्ड है उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अभी हम अपन पढ़ रहे हैं जीएसटी, तो किसके अंदर आता है? किसके अंदर आता है ये? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसके अंदर आता है जीएसटी। अब जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी बहुत सारे ऑफिसर होते हैं और उन ऑफिसर का नाम होता है, सबसे ऊपर होता है चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी, चीफ कमिश्नर। ठीक है, उसके नीचे होता है कमिश्नर, उसके नीचे होता है असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्ट करता है, उसको हेल्प करता है। या इसको जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट भी मिलती है। जॉइंट कमिश्नर मतलब 2 बंदे हैं, दोनों को कमिश्नर की पोस्ट दी गई है। जहां बर्डन ज्यादा होता है ना काम का, वहां 2 कमिश्नर होते हैं, आपस में जॉइंट कमिश्नर बोलते हैं उनको।
एक होता है डीसी, मतलब डेप्यूटी कमिश्नर। ये वो डीसी नहीं है जो पुलिस वाला डीसी होता है, ये हमारा जीएसटी वाला डीसी है। तो डीसी का मतलब डेप्यूटी कमिश्नर, अपना जो मेन कमिश्नर है से छोटे लेवल पे होता है ये डेप्यूटी कमिश्नर। इसके नीचे होता है बेटा इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स होते हैं। उसके नीचे और भी छोटे लोग लेवल के लोग होते हैं, क्लर्क वगैरह। तो हमारा जो क्या कहते हैं अपना, हमारे को नोटिस वगैरह भेजते हैं वो सारे यही लोग होते हैं बेटा, जीएसटी का नोटिस भेजते हैं। तो अब इन सब में से हमें याद नहीं करना कि कौन सा नोटिस कौन भेजेगा। हमारे अपना सिलेबस में इन सब के नाम याद नहीं करने, आपको सिर्फ याद रखना है प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर का मतलब कि इनमें से जो भी ऑफिसर के पास पावर है वो काम कर लेगा। तो हमें इन सब के नाम याद नहीं करने, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, प्रॉपर ऑफिसर। तो मतलब कानून कौन अप्लाई करता है, सबसे ऊपर कौन आता है, मोदी। मोदी के नीचे फाइनेंस मिनिस्टर, उसके नीचे फिर दो बोर्ड हैं, सीबीडीटी और सीबीआईसी। उसके नीचे फिर क्या आते हैं, ये कमिश्नर्स वगैरह आते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट आता है, फिर कमिश्नर्स आते हैं। और ये कमिश्नर्स में से हमें नाम याद नहीं करना, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, प्रॉपर ऑफिसर। ये हो गया कानून अप्लाई करने वाला। बनाने वाला कौन था, पार्लियामेंट। अप्लाई करने वाला कौन हो गया, ये सारे लोग हो गए। अब आते हैं लास्ट में जो कौन है, सजा सुनाने वाले। कि मान लो सारी पावर दे दी जाए इन ऑफिसर के पास जो कानून अप्लाई करते हैं, जीएसटी ऑफिसर, उनकी दादागिरी चलेगी। वो एक मूवी थी ना, दूल्हे राजा मूवी थी, उसमें क्या होता है, वो अपना इंस्पेक्टर है पागल सा, वो आता है दुकान पे अपना रिश्वत लेने के लिए, वो उसका ढक्कन खोलता है, काजू बादाम की मुट्ठी भर के चला जाता है। वो कहता है ये चीज़ है, ये पैक कर दे, ये चीज़ ये पैक कर दे, पैसे वो खाते में लिख लियो, बाद में दूंगा। तो ये हाल होगा। अगर मान लो कोर्ट्स वगैरह ना हो तो फिर जीएसटी ऑफिसर हमारे को खा जाएंगे। दुकान पे आएंगे और कहेंगे हाँ हाँ क्या काम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, एक काम करिए 5 चीजें पैक कर दे और खाते में लिख लियो, जो खाता कभी बंद ही नहीं होगा। तो ये दादागिरी चलाएंगे जीएसटी ऑफिसर। तो जीएसटी ऑफिसर की दादागिरी ना चले, इसलिए इंडिया में क्या बनाए गए हैं, कोर्ट्स, ताकि इनकी पावर्स भी थोड़ी कंट्रोल में रहें। अगर ये गलत सजा सुना दें, अगर ये गलत सुनवाई कर दें, जैसे मान लो जीएसटी ऑफिसर ने आपको नोटिस दे दिया, अब मैं आप बच्चों को पढ़ाता हूं, मान लो किसी बच्चे को मैं पीट दूं, वैसे मैं पीटता नहीं हूं, मान लो मैं डंडा लेकर आता हूं, डंडा मारूं, तो कल को कोई बच्चा कहेगा बाहर मिलियो, मैं देखूंगा, ठीक है। और हो सकता है कि मान लो किसी के पापा जीएसटी ऑफिसर हो, मेरे घर पे जीएसटी का नोटिस भेज दे, तो मतलब इनकी पावर बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, गवर्नमेंट ने बना रखे हैं कोर्ट, कि अगर कोई भी जीएसटी ऑफिसर क्या करे, गलत काम करेगा कोई भी जीएसटी ऑफिसर, तो उसके अगेंस्ट आप कहां केस लगा सकते हो, कोर्ट में। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी रिश्वत देता है, कुछ भी करता है, आप कहां जा सकते हो, कोर्ट में। इसलिए क्या बनाए गए हैं, कोर्ट्स। और कोर्ट के अंदर जो होता है वो क्या होता है, 3-4 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है बेटा कमिश्नर अपील्स। ये नॉर्मल मुद्दों के लिए नहीं होता। मान लो कोई चोरी हो जाती है तो आप कोर्ट में जाते हो, कौन से कोर्ट में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बट जीएसटी के लेकर कोई भी मुद्दा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब जैसे हिसार का कोर्ट कहां पर है, इधर बना हुआ है ना हिसार का कोर्ट, ये आजाद नगर वाली साइड। तो मान लो कोई भी चालान भरना पड़ता है, कोई अपना कोई भी केस करना पड़ता है, अपन वहां जाते हैं कोर्ट में। लेकिन जीएसटी के लिए कभी भी आप उस कोर्ट में नहीं जाते हो। जीएसटी के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाना होता। जीएसटी के लिए आपको कहां जाना पड़ता है, जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर ही बंदा बैठता है जिसको बोलते हैं कमिश्नर अपील्स। एक कमिश्नर यहां पर भी था, देखो ये कमिश्नर अलग है, ये कमिश्नर अलग है। ये जो कमिश्नर है, ये कौन सा कमिश्नर है, अपील्स वाला कमिश्नर। इसका सिर्फ एक ही काम है, लोगों की अपील सुनना। सबसे पहला केस आप यहां करोगे अपील वाले कमिश्नर के पास। मान लो इसने जो डिसीजन दिया इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो सेकंड केस करोगे आप ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल की पूरा नाम होता है जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल, GST-80 बोलते हैं उसको, जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल। सेकंड नंबर पे यहां केस करोगे। आपको पता है जब कोई मान लो छोटा मोटा केस है चोरी चकारी का, तो उसके लिए आप केस कहां करते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जिला कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन जीएसटी का केस वहां नहीं करते, उसकी जगह क्या बने हुए हैं, ट्रिब्यूनल। तो पहला केस करोगे आप कमिश्नर अपील के पास, अगर उसका फैसला सही नहीं होता तो कहां जाओगे आप, ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल का फैसला भी ठीक नहीं होता तो कहां जाओगे, हाई कोर्ट। ये सेम है, फांसी के लिए भी हाई कोर्ट जाते हैं, मर्डर के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, यहां पर भी हाई कोर्ट जाएंगे जीएसटी के लिए भी।
तभी हमारे कोर्ट्स के अंदर जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग रहते हैं, 10-10 साल तक केस चलते हैं, क्योंकि सारा बर्डन हाई कोर्ट पे जाके चला जाता है। तो हाई कोर्ट हो गया, और उसके बाद सबका बाप इंडिया में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ये रहा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़े बड़े केस ही लेता है बेटा। कुछ मुश्किल केस हो जहां पर इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पा रहे हो, इस तरह के छोटे मोटे केस नहीं लेता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे लास्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पूरे इंडिया का कानून माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बता दिया वो इंडिया में कानून बन जाता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसको चेंज करना है तो बस एक ही तरीका है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाकर, आप पार्लियामेंट में जाकर कानून को चेंज करो, और वो जो सारे एमपी एमएलए अपना अगर मेजोरिटी से पास करेंगे तो ही चेंज हो पाएगा, तभी सुप्रीम कोर्ट वाले डिसीजन को आप ओवररूल कर पाओगे। अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वही इस देश का क्या बन जाता है? नियम बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई मेल और मेल आपस में प्यार कर सकते हैं, बन गया कानून, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फीमेल फीमेल भी आपस में कर सकती हैं, बन गया कानून। तो भाई सुप्रीम कोर्ट जो बोल देता है वही है। अब इसको चेंज करना है तो फिर मोदी को पार्लियामेंट में जाकर एक नया कानून बने लेकर आना पड़ेगा, तब जाके उसको ओवररूल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज तो ये क्या है, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये है बेटा आपका सिस्टम जो मैंने आपको समझाया, जिसको क्या बोलते हैं, इंडिया में कानून बनाने वाला अलग है, कानून को अप्लाई करने वाला अलग है, और कानून की सजा सुनाने वाला अलग है। समझ आ गया बेटा आपको? चलो जी, अब अगली चीज पे आते हैं, जो कि है हमारे पास वही पुराने वाला पेज जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा था। और देखोगे तो कहां पहुंच गए थे अपन, बताना बेटा मेरे को, पेज नंबर 1.3 पे। तो थर्ड पेज पे आता हूं बेटा मैं, और वहां पे आपको पढ़ा रहा था मैं कि जीएसटी की क्या जर्नी रही, जीएसटी कैसे कैसे आया, तो वो सारी बातें बता रहा था। तो वहां पर देखो क्या था, वहां ये था भाई कि हमारे जो ये मंत्री लोग थे, इन्होंने 2014 में जाकर फिर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का एक बिल रखा। बिल और एक्ट में भी फर्क होता है बेटा। जब पार्लियामेंट में कोई कानून बनाकर रखा जाता है उसको बिल बोलते हैं, बट अभी वो कानून बना नहीं होता जब तक कि सारे मंत्री उस पर क्या नहीं भर देते, हाँ। तो पहले वो अपना लोकसभा में हाँ होता है, फिर राज्यसभा में हाँ होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या करता है, साइन, तब जाके वो क्या बनता है, एक्ट। तो बिल और एक्ट में डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा। पहले कोई भी कानून प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, उसको बोलते हैं बिल। उसके बाद जब ये सारी जगह पास हो जाता है फिर क्या बोलते हैं उसको, एक्ट। तो पहले जो है इन्होंने क्या कहते हैं, बिल क्या किया, पेश किया 2014 के अंदर, और पार्लियामेंट में फिर वो साइन सुइन होकर एक्ट बना बाद में। लोकसभा ने पास किया 2015 में, राज्यसभा में पास हुआ 16 के अंदर, तब जाके जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिल था वो क्या कहते हैं, इंडिया में एक्ट बना, और एक्ट बना 2016 में। 14 में बिल आया था, 16 में एक्ट बना बेटा। अब ये है कॉन्स्टिट्यूशन का बिल, मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना था। मैंने आपको पहले ही बोला था, जीएसटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमारे संविधान को थोड़ा चेंज करना पड़ा। इसीलिए क्या कहते हैं, अपना 2014 में उन्होंने, जैसे ही मोदी आया उसने अपना पेश किया बिल कि भाई हमें संविधान चेंज करना है। उसको चेंज करने में 2 साल लग गए, 16 में जाकर जो है संविधान चेंज हुआ। पहले लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, तो चेंज हुआ संविधान, और उसके बाद ही इंडिया में रास्ता निकला जीएसटी आने का। तभी जो है क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर फिर जीएसटी के बिल अपना पेश किए गए। सेंटर सीजीएसटी का अलग बिल था। हाँ, ये आप हाईलाइट कर सकते हो कि इंडिया में 4-5 तरह के जीएसटी हैं। सीजीएसटी अलग है, आईजीएसटी अलग है, यूटीजीएसटी अलग है, इसके अलावा जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स ये अलग है। ये सारे अलग अलग हैं बेटा। एक इसमें लिख नहीं रखा, वो है एसजीएसटी, वो अलग होता है। एसजीएसटी क्यों नहीं लिख रखा, क्योंकि एसजीएसटी होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का, तो वो पार्लियामेंट में पास नहीं किया जाता, वो लोकसभा में नहीं जाता। ये सारे तो कहां गए थे, लोकसभा, क्योंकि ये सारे कौन से थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये जो तीनों चारों मैंने हाईलाइट करवाए हैं, 1 2 3 4, ये चारों के चारों कौन से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसलिए कहां जाते हैं बेटा, लोकसभा और राज्यसभा। बट जो स्टेट गवर्नमेंट का है, जिसका क्या नाम होता है,
SGST वो कहां जाता है? स्टेट के पास। तो वो स्टेट की जो होती है ना विधानसभा, वहां जाता है, ठीक है। और वो हर स्टेट का अलग अलग होता है, क्योंकि वो अपना स्टेट लेवल का टैक्स है जो SGST है, तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। यानी कि हरियाणा का SGST अलग, पंजाब का SGST अलग, गुजरात का SGST अलग, हर जगह का अलग अलग। बट ये जो 4 एक्ट है, ये चारों एक ही है पूरे इंडिया में। वन नेशन वन टैक्स का सपना है। क्योंकि GST आया क्यों, इसका लॉजिक भी यही है। पहले ना GST से पहले क्या लगता था? वैट। वैट कौन से लेवल का टैक्स था? स्टेट लेवल का। हरियाणा का वैट अलग, पंजाब का वैट अलग, गुजरात का वैट अलग। अब मैं क्योंकि CA हरियाणा में था, तो मैं सिर्फ कहां के फॉर्म भर पाता था? हरियाणा के। क्यों भाई? क्योंकि मेरे को पंजाब के फॉर्म आते ही नहीं थे। मैं तो हरियाणा रहता हूं, तो मेरे को हरियाणा के फॉर्म्स पता थे, और मेरे को हरियाणा का पता था कि हरियाणा के ऊपर जो है लिकर पे क्या टैक्स लगता है, पंजाब में लिकर पे क्या टैक्स लगता है। अब एक बात बताओ, हरियाणा में दारू का रेट अलग और पंजाब में दारू का रेट अलग क्यों है? अभी कल मेरा भाई ना, परसों संडे था, मैं उसको वहां छोड़ के आया एयरपोर्ट पे। वो अपना मुंबई जा रहा था, मुंबई जॉब है उसकी। उसके बॉस ने फोन करके बोला, अरे तू हरियाणा से आ रहा है, एक काम कर 4 बोतल ले आइयो। क्यों 4 बोतल क्यों ले आइयो भाई? क्योंकि हरियाणा में अल्कोहल पे टैक्स क्या है? कम है। तो इसलिए यहां बोतलें क्या मिलती हैं? सस्ती मिलती हैं। प्लास्टिक की बोतल नहीं, दारू वाली बोतल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें दारू हो, खाली बोतल की बात नहीं कर रहा। तो जो अल्कोहल है, जितने भी ऑफिस में जॉब करने वाले लोग हैं बहुत दारू पीते हैं भाई, बहुत ज्यादा दारू पीते हैं। तो आप लोग भी जो है क्या कहते हैं, जब CA बन जाओगे, नौकरी करोगे, प्लीज दारू मत पीना, ठीक है, मना कर रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं। बहुत दारू पीते हैं यार ऑफिस वाले लोग, क्योंकि सारा दिन काम करके परेशान होते हैं। शाम को उनकी फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका यही होता है कि चलो दारू लगा लो या सुट्टा लगा लो, सिगरेट पी लो। तो वो अपना हर 2 घंटे बाद जो है जाके नीचे सिगरेट पी के आते हैं, खोखे में जाके। दिल्ली में जाओगे, जगह जगह खोखे बने होंगे, जाएंगे सिगरेट पी के आएंगे। लड़कियां भी सिगरेट पी रही होंगी और लड़के भी सिगरेट पी रहे होंगे। सेम कल्चर है, कोई भेदभाव नहीं, लड़की हो या लड़का सब सिगरेट पीते हैं। इसके अलावा जो है सिगरेट भी पीते हैं, और फिर अपना फ्राइडे को जाके, फ्राइडे नाइट उनकी सैटरडे छुट्टी होती है, तो फ्राइडे नाइट पूरा भंड होते हैं, पूरी दारू जो है अपना पिएंगे, पूरा रात तक पार्टी करेंगे 2-2 बजे तक, और उसके बाद जाके 2 दिन फिर रेस्ट करेंगे। ये कल्चर है उनका। अपने दिल्ली में फिर भी कम है, बाकी मुंबई और बेंगलोर में तो ये कल्चर इतना भर भर के है। फ्राइडे नाइट का तो मतलब है कि पूरी दारू की नदियां बहेंगी, ये होता है। तो भाई ये अब चीज मैं आपको बता रहा था, तो दारू का कल्चर बहुत ज्यादा है। तो जब भी अपना हरियाणा से जाता है तो उसको फोन करेगा बॉस कि 4 बोतल ले आइयो मेरे लिए, 4 या 2 जितनी भी मैक्सिमम अलाउड हो, तो वो ले आइयो प्लीज। तो क्यों? क्योंकि भाई वहां जो है, मान लो हरियाणा में जॉनी वॉकर की जो बोतल आएगी, हो सकता है 4000 रुपए की आएगी, तो वहां हो सकता है 10,000 की आएगी। मेरे को नहीं पता कितना डिफरेंस है टैक्स में, बट डिफरेंस है। अब आपसे मैं रीजन पूछ रहा हूं, क्यों है ये डिफरेंस? यहां दारू सस्ती क्यों है, वहां दारू ज्यादा महंगी क्यों है? हाँ जी बेटा, क्या मैं थार गाड़ी की बात करूं, क्या उस केस में ऐसा है कि हरियाणा में थार गाड़ी का अलग रेट और दिल्ली में अलग रेट, या पंजाब में अलग रेट, या फिर अपना मुंबई में अलग रेट? ऐसा है? नहीं है। GST को लेकर को तो नहीं है। वो हरियाणा और पंजाब की गाड़ियों में रेट का डिफरेंस हो सकता है अपना रोड टैक्स को लेकर। रोड टैक्स को लेकर, रोड टैक्स क्या होता है? जब अपन नई गाड़ी खरीद लेते हैं, नई गाड़ी खरीदने के बाद हमारे को क्या करवाना पड़ता है? एक नंबर प्लेट लेनी होती है। और नंबर प्लेट की बात करें तो हर जगह, हर स्टेट में टैक्सेस अलग हैं। जैसे मोस्टली EV गाड़ी देखोगे ना, उसकी चंडीगढ़ की नंबर प्लेट होगी, क्योंकि चंडीगढ़ में EVs के ऊपर टैक्स क्या लगता है? 0, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। और हरियाणा में EVs के ऊपर टैक्स लगता है आई थिंक 5-6%। मान लो मैं 30 लाख की EV गाड़ी लूंगा, तो उसके ऊपर जो है 4-5% टैक्स लगेगा। हरियाणा के अंदर लगभग 4% कितना हो गया? 1,20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं चंडीगढ़ में 1,20,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। इसीलिए मैं नंबर कहां से अप्लाई करना चाहूंगा? चंडीगढ़ से। तो यानी कि जो रोड टैक्स है वो हर स्टेट में अलग अलग है, क्योंकि रोड टैक्स कौन सी गवर्नमेंट का टैक्स है? स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। और GST कौन सी सरकार का टैक्स है? वो सेंटर का भी है और स्टेट का भी है। बट GST में गवर्नमेंट ने सपना देखा था वन नेशन वन टैक्स। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या लगता था? वैट। और वैट में लोग परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि हर स्टेट में टैक्स क्या था? अलग अलग। अल्कोहल पे आज भी क्या लगता है? वैट। तभी तो अल्कोहल का भाव अपना हरियाणा में क्या है? अलग,
और पंजाब में क्या है अलग, और अपना गोवा में अलग है, और अपना उधर मुंबई में क्या है अलग, क्योंकि उस पर क्या लगता है वैट, और हर स्टेट में वो अलग होता है। दूसरी चीज एक और है जो अपना जहां पर आज भी वैट लगता है, वो है पेट्रोल डीजल। तभी आप देखोगे पेट्रोल डीजल के भाव में डिफरेंस मिलेगा। हरियाणा में अगर पेट्रोल का भाव अपना 93 रुपये चल रहा है, कल ही मैंने डलवाया था जियो पे, 93-94 रुपये चल रहा है, ठीक है, 94 रुपये चल रहा है, 94 रुपीज। और वहीं मुंबई में पेट्रोल का भाव आपको 105 रुपये के आसपास मिलेगा, क्योंकि वहां टैक्सेस क्या हैं ज्यादा। क्योंकि आज भी अल्कोहल पे और पेट्रोल पे क्या लगता है बेटा वैट। अगर जीएसटी लगता होता तो पूरे इंडिया में इसका भाव क्या रहता सेम, क्योंकि जीएसटी का नारा है वन नेशन वन टैक्स। बट इस पे वैट लगता है तो इसीलिए वो हर स्टेट में क्या है अलग अलग है। तो इसीलिए जीएसटी लाया गया था, क्योंकि पहले टैक्सेस जो है वो क्या लगते थे हर स्टेट में क्या लगते थे अलग अलग। तो कस्टमर परेशान होता था, वहां जाऊं यहां जाऊं वहां जाऊं। अब पूरे देश में एक ही टैक्स लगता है, उसका क्या नाम कर दिया गया है बेटा जीएसटी। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जो एसजीएसटी है वो हर स्टेट का अलग अलग है, बट जो सीजीएसटी है या जो ये बाकी पढ़ाए मैंने आईजीएसटी है या यूटीजीएसटी है, ये सारे के सारे हर स्टेट के क्या हैं बेटा, हर स्टेट के क्या हैं सेम। ये सेंटर के हैं, ये स्टेट के हैं ही नहीं, ये कौन से लेवल के हैं सेंटर के लेवल के हैं। अब आप पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर फिर एसजीएसटी तो स्टेट लेवल का है, वो तो अलग अलग हो सकता है। नहीं, जब जीएसटी आया था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी क्या करना पड़ेगा, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वही लगाना पड़ेगा। सपोज करो मोबाइल पे 9% लगता है सीजीएसटी, तो फिर एसजीएसटी भी कितना लगेगा 9%। हर स्टेट में, चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो चाहे कोई हो, सब सारी जगह 9% लगेगा। तो मतलब टोटल टैक्स कितना हो गया 18%। 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो मोबाइल आप जाकर दिल्ली खरीदो, पंजाब खरीदो, हरियाणा खरीदो, कहीं खरीदो, उस पर टोटल टैक्स कितना लग रहा है 18%। गाड़ी पे जीएसटी सारी जगह सेम लगना है। बड़ी गाड़ी खरीदोगे 40%, छोटी गाड़ी खरीदोगे 18%। चाहे वो हरियाणा में खरीदो चाहे पंजाब में खरीदो, कहीं खरीदो, सेम टैक्स लगना है आपको। तो इसलिए बंदा कहीं मर्जी से गाड़ी खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसकी जो आरसी लेने जाओगे तो नंबर प्लेट पे लगता है रोड टैक्स, वो आप ध्यान रखना कि अगर हरियाणा में खरीदोगे थोड़ा ज्यादा है। हाँ, ईवीज पे ज्यादा है, बाकी नॉर्मल गाड़ी खरीदोगे तो सेम ही है लगभग, बट ईवीज गाड़ी जो है ईवी गाड़ी उस पर थोड़ा ज्यादा है, और महंगी गाड़ी में भी थोड़ा ज्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हैरियर गाड़ी आजकल आ रही है, तो उसमें काफी जगह मैंने चंडीगढ़ नंबर देखा है, तो वहां पर हो सकता है कि भाई वहां महंगी गाड़ी पे वहां होगा 4%, हरियाणा में 6% है, 2% का फर्क है। इसलिए लोग क्या करते हैं चंडीगढ़ की नंबर प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है बेटा। तो टाइम हो गया है क्या? तो भाई बाकी की बातें पढ़ाऊंगा मैं आपको कल की क्लास में। आज मैंने बस आपको ये बता दिया कि जीएसटी में कितने कितने तरह के टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बाकी इनके बारे में मैं आपको ज्यादा कल बताऊंगा कि सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगता है, यूटीजीएसटी कब लगता है, ये सब बातें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है बेटा, यहां तक पढ़ के आना है। कल मैं कॉपी तो चेक नहीं कर सकता, बट सुन के जरूर देखूंगा कि यहां तक आपको पढ़ के आना है। आप याद करके आए हो नहीं करके आए हो, तो मैं आपसे सुन के जरूर देखूंगा। जैसे रिग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्या होता है, ये सुन सकता हूं, इस तरह की बातें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।